जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। अच्छा जी, सेशन टू आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले सेशन में हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी, वो बेसिक्स था कि ट्रेडिंग होती क्या है, करेंसी पेयर्स कौन से होते हैं। भाई माइक को प्लीज ऑफ कर रखें। या कल फ्रांस को हरा दिया। अच्छा, तो हमने ये देखा कि करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, उनमें से किस पे ट्रेड करनी किस पे नहीं करनी, ये सारी चीजें हमने देखी। ठीक है, देखो ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग बेसिकली अगर हम इसको आसान वर्ड्स में देखें तो बाइंग एंड सेलिंग का बिजनेस है। बाइंग एंड सेलिंग का बिजनेस है। जो भी मतलब अगर हम इसको लेमैन टर्म में चेक करें तो बाइंग एंड सेलिंग कैसे है कि बाइंग हम जब भी कर रहे होते हैं तो हमारी कोशिश क्या होती है कि हम चीपर प्राइस पे बाय करें, चीपर प्राइस पर बाय करें, और जब हम कुछ चीज सेल कर रहे होते हैं तो हमारी क्या होती है कि हायर प्राइस पर उसको सेल करें। ठीक है, तो इसको इसका नाम ट्रेडिंग है बेसिकली, कि चीपर पे बाय किया और जब वो एक्सपेंसिव, स्क्रीन शेयर नहीं है भाई, स्क्रीन शेयर नहीं है, बताएं जल्दी से, स्क्रीन शेयर है कि नहीं है? स्क्रीन शेयर है भाई। आप अपना एक आधा बंदे जिसकी नहीं है वो दोबारा रीज्वाइन कर ले प्लीज। ठीक है, तो चीपर प्राइस पे बाय किया और हायर प्राइस के ऊपर हमने सेल कर देना है, इस बिजनेस को हम ट्रेडिंग कहते हैं। अब जो सबसे इसमें मेन प्रॉब्लम आती है वो हमें ये पता लगता है कि हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता चले कि व्हेन इज द प्राइस एट इट्स चीपेस्ट, और कब जो है वो। कामरान भाई, क्या आपके माइक का कोई इशू है? मेरा ख्याल है, प्लीज इसको म्यूट रखें, डिस्टरबेंस हो रही है। मुझे ना बदनाम कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। सीरत, ये कामरान को फोन करके उनको बता दे भाई को कि यार आपका माइक बार बार ओपन हो रहा है। अच्छा, अब हमारा जो इशू है वो क्या है कि हमें कैसे पता चले कि ये जो प्राइस है अब इस टाइम पे चीपेस्ट प्राइस पे है, तो अब हम बाय कर लें। और ये कब पता चले कि व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू सेल द प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब एक मार्केट है वो चल रही है, तो हमें कैसे पता चले कि जो प्राइस पहले आ रही थी कि वो पहले चीपेस्ट है, एंड व्हेन इज बेस्ट टू सेल ऑफ। जी, तो ये हमारा एक गेम है, इस गेम को हमने करना है, इस गेम को हमने समझना है क्या, कि कब वो प्राइस जो है वो अपने चीपेस्ट पॉइंट पे हो तो हम उसको क्या करें, हम उसको बाय कर लें, और हमें पता चल जाए कि कब इसने अपनी मैक्सिमम हाईएस्ट प्राइस अटेन कर लिया तो हम उसको सेल कर दें। ठीक है, तो इस प्रोसेस को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, वी टेक कंट्रोल ऑफ थ्री एनालिसिस। ठीक है, तो हम उसके लिए तीन तरह के एनालिसिस, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एनालिसिस, थ्री टाइप्स ऑफ एनालिसिस जो हम इसका कर रहे होते हैं। उनमें जो पहले नंबर पे आता है वो क्या होता है, वो है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस, अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस को आप टीए भी कहते हैं। ठीक है, टीए। दूसरे नंबर पर जो आपका आता है उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, और तीसरे नंबर पे जो आता है उसको हम बोलते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस। और एक और तरह का भी होता है, उसको हम बोलते हैं ऑन चेन एनालिसिस। अब जो ऑन चेन एनालिसिस है ये बाकी पेयर्स के लिए नहीं यूज होता, ये सिर्फ क्रिप्टो के लिए यूज होता है, क्रिप्टो के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये तीन तरह के हमारे पास, चार तरह के एनालिसिस हैं जो तीन तरह के हम पढ़ेंगे, जिनमें पहले नंबर पे क्या है, फंडामेंट सॉरी टेक्निकल एनालिसिस। दूसरे नंबर पे हमारे पास आएगा फंडामेंटल एनालिसिस, और तीसरे नंबर पे हमारे पास आएगा सेंटिमेंट एनालिसिस। ओके, तो इस वाले को हमने पढ़ना है। अच्छा, अब मेरा मसला ये है कि मेरी जो स्क्रीन जिसपे मैं लिख रहा हूं वो मेरे सामने है, और जिसपे आप सारे हैं वो सारे राइट साइड के ऊपर है, और उसके ऊपर आपकी चैट आ रही है, तो मैं बार बार उधर चैट भी देख रहा होता हूं, तो इसलिए मैं बार बार मेरी आई कनेक्शन जब वो डाइवर्ट होगा। एनीवेज,
अब हम इस तरह करते हैं, जब हमने ये सारा देख लिया तो अब हमने एक अगला काम करना है, हम इनका एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि यार ये इन सब एनालिसिस में होता क्या है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल दी एनालिसिस, जो भी हमने एनालिसिस करने हैं ऑफ ऑल दी एनालिसिस, उनका थोड़ा थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, तो हमें थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि टेक्निकल एनालिसिस हमने जब करना है तो उसमें क्या क्या चीजें चेक करनी है। अभी हम बिल्कुल एबीसी पे हैं। कुछ साइंसदान यहाँ पे ऐसे हैं जो ट्रेड करने के चक्कर में हैं। भाई अभी ट्रेड ना करें, अभी सिर्फ सीखें, इसको समझ लें एक दफा, जब आपके दिमाग में बैठ गया फिर इसको ट्रेड करें, समझ के करें, वरना पैसे लूज करेंगे। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस की जो सिंपल डेफिनेशन है वो इस तरह होती है कि इन दिस टाइप ऑफ एनालिसिस, ये अपने पास नोट्स बनाए ये सारी जितनी भी चीजें हैं, ठीक है ना। इन दिस टाइप ऑफ एनालिसिस वी लुक फॉर रिपेटिटिव स्टैटिस्टिकल, अच्छा स्पेलिंग खुद ही यार देख लेना, स्टैटिस्टिकल पैटर्न्स। ठीक है, हम क्या करते हैं कि इसमें मार्केट जब चल रही होती है, जैसे जब भी मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है या मार्केट ऐसे नीचे आ रही है, तो ये कुछ ना कुछ एक फंड एनालिसिस हम इसका करते हैं कि कुछ ऐसे पैटर्न्स ये बनाती है मार्केट, जो जो बार बार मार्केट चलते हुए रिपीट हो रहे होते हैं। उन पैटर्न को फाइंड आउट करना, कि उसको हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, कि हमने देखना है कि चलती हुई मार्केट में जो मार्केट है वो कैसे आगे से आगे जा रही है। ठीक है, क्या वो रिपीट हो रहे हैं पैटर्न्स, या वो पैटर्न जो है वो एक जैसे रह रहे हैं। तो जो रिपेटिटिव पैटर्न्स होते हैं, तो उन्होंने डाउ एंड जोन्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस जो है वो कौन है? फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, मैं इधर लिख भी देता हूं, फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस डाउ एंड जोन्स, दे डिस्कवर्ड रिपेटिटिव पैटर्न्स इन द मार्केट। और उन्होंने ये देखा, उन्होंने एक डीप स्टडी की, उन्होंने ये देखा कि जब भी वो पैटर्न रिपीट होता है ना, जब भी वो पैटर्न रिपीट होता है तो मार्केट एक ही तरह बिहेव करती है। ठीक है, मार्केट क्या करती है? एक ही तरह बिहेव करती है। तो उसने क्या किया कि उसने इसको, अगर हम इस पूरे एनालिसिस को एक लाइन में अगर हमने कहना हो तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट रिपीट्स इटसेल्फ, कि बार बार मार्केट जो है वो अपने आप को रिपीट कर रही होती है, ऊपर जाते हुए भी और नीचे आते हुए भी, दोनों सूरत हाल में मार्केट जो है वो खुद को रिपीट कर रही होती है। तो जब इन्होंने ये देखा, फॉर एग्जाम्पल, इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें, तो मैं आपके सामने कुछ पैटर्न्स ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। हम देखते हैं एक रेंज में मार्केट चल रही होती है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। उन्होंने देखा कि यह ऐसे होता है कि मार्केट यकदम या ऊपर को निकल जाती है, या ऐसे ही रेंज में चल रही होती है, ऐसे रेंज में चलते चलते यकदम ये नीचे ड्रॉप हो जाती है। ठीक है, तो उसने देखा कि जब एक मार्केट एक रेंज में आ जाती है तो वो मार्केट क्या करती है कि मार्केट एक साइड, एक डायरेक्शन डिसाइड करती है, वेदर इट गोज अप और इट गोज डाउन। अब ये हमने बाद में पढ़ना है कि कौन से साइंस हमने देखने हैं कि हमें पता चले कि मार्केट अब ऊपर को जाएगी, कौन से साइंस हमने देखने हैं कि ये मार्केट नीचे को जाएगी। अभी सिर्फ ये समझिए कि टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या चीजें होती हैं। इसी तरह एक और पैटर्न उन्होंने देखा, उन्होंने देखा कि जब मार्केट एक ऐसे रेंज कर रही होती है, इसको हम क्या कहते हैं? मार्केट ऐसे एक रेंज में, सॉरी, ठीक है, मार्केट ऐसे रेंज में चल रही है, ऊपर से भी और नीचे से भी, एक रेंज में। इसको उसने कहा कि ये एक फॉलिंग वेज पैटर्न है। उन्होंने इन पैटर्न्स के नाम दे दिए कि ये फॉलिंग वेज है, कि नीचे की तरफ मार्केट जो है वो चल रही है। इसी तरह अगर यही मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ को जा रही हो, राइट, इस तरह एक पैटर्न बनाते हुए, ठीक है, तो इसको उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने कहा कि ये राइजिंग वेज पैटर्न है।
ठीक है, तो ये मार्केट क्या कर रही है, एक राइजिंग वेज पैटर्न में जा रही है। ठीक है, अब फिर क्या होता है कि एक आपको साइन मिलता है, ये रेंज ब्रेक होती है, या मार्केट ऊपर को निकल जाती है टेस्ट करके, या इसी तरह से एक दोबारा नीचे आती है, टेस्ट करती है और दोबारा नीचे को निकल जाती है। तो इन इन पैटर्न्स को उसने इस तरह के नाम दे दिए। इसी तरह एक पैटर्न उन्होंने देखा कि यार ये मार्केट जो है ना, पहले ऐसे बड़े बड़े और फिर ऐसे छोटे छोटे, तो उसने कहा कि ये जो मार्केट है ना, ये ट्राई एक बनाती है। ठीक है, ये ट्राई या फ्लैग पैटर्न भी इसको बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने देखा कि यार ये मार्केट ऐसे चलती है, या इससे टेस्ट करके नीचे को गिर जाती है, या ऊपर वाली लाइन को टेस्ट करती है और रीटेस्ट के बाद दोबारा ये ऊपर को निकल जाती है। तो इसको भी उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया। तो इस तरह से अब देखो कि जब भी आप अगर चार्ट देखते हैं, हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे चलते हैं, तो मैं आपको कुछ चीजें नोटिस करवाने की कोशिश करता हूं कि अगर हम देखते हैं, अगर हमें नजर आती हैं कि नहीं। ठीक है, ये देखिए, आप थोड़ा सा, ये आज का चार्ट है सिर्फ। ठीक है, इसको देखें, एक रेंज चल रही है, ये देखिए, ये एक रेंज चल रही है। ठीक है, और देखें इस रेंज के बाद मार्केट ऐसे ऊपर को जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद एक नया पैटर्न बनता है। ठीक है, तो ये इस तरह से बार बार जब भी ये इस तरह का पैटर्न आएगा मार्केट में, जब भी मार्केट में एक रेंज आएगी, तो क्या होगा कि मार्केट जो है वो, ये देखिए, ये देखें, ये एक रेंज चल रही थी और मार्केट ने ऊपर को ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, ये न्यूज की थी, ये जो इतनी लंबी कैंडल बनी। ठीक है, इसी तरह आप जहां पे भी आपको ये साइंस नजर आएंगे, तो आपको ऐसा नजर आएगा कि ये सिमिलर ही काम करती हैं। ये देखें, रेंज चल रही है, यकदम मार्केट ड्रॉप कर जाती है। अब इतनी रेंज है, ठीक है, ये इतनी रेंज चल रही है, सॉरी थोड़ा सा ऊपर कर, ये रेंज चल रही है, ब्रेकआउट करती है मार्केट और नीचे ड्रॉप हो जाती है। तो ये जो मार्केट अपने आप को बार बार रिपीट करती है, तो वो ये कहते हैं कि देखो, जब ये मार्केट इस तरह बार बार अपने आप को रिपीट करती है ना, तो उस वक्त रिजल्ट ये सेम देती है। ठीक है, तो इसकी स्टडी को उन्होंने नाम क्या दे दिया कि ये एक टेक्निकल एनालिसिस है। ये क्या है, एक टेक्निकल एनालिसिस है। करना कैसे अब वो हम देखेंगे, अभी सिर्फ आप इसकी डेफिनेशन को समझिए कि एक बात कि मार्केट रिपीट इटसेल्फ, इसको बार बार अपने दिमाग में डालिए कि मार्केट रिपीट इटसेल्फ। कुछ पैटर्न्स हैं जिनको हमने दिमाग में बिठाना है, और वो पैटर्न्स हमने बार बार नोटिस करने हैं कि वो बार बार किधर रिपीट हो रहे हैं। जिधर जिधर वो मार्केट में पैटर्न्स रिपीट होंगे, हमने क्या करना है, हमने उन मार्केट पे जो प्रीवियस पोजीशंस होती हैं, जैसे पहले लोग करते हैं, हमने उस हिसाब से उसको दोबारा अपनी उसको अपनी ट्रेडिंग प्लेस करनी है, अपनी ट्रेड्स उस तरह प्लेस करनी है जिस तरह लोग वो करते हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया कि वी मेड लिस्ट ऑफ दीज पैटर्न्स, हम लोगों ने इनके लिस्ट बना ली। ठीक है जी, हमने इनकी लिस्ट बना ली कि यार ये कितने को पैटर्न्स हैं। बिकॉज क्यों लिस्ट बनाई, क्योंकि दे रिपीट देमसेल्फ, वो बार बार अपने आप को रिपीट करते चले जा रहे हैं। तो इसीलिए तो हम इनको कह रहे हैं कि ये रिपेटिटिव पैटर्न है। तो हमने इनकी एक लिस्ट बना ली। अब इसमें एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, वो उसको तफसील से पढ़ेंगे आगे सेशन में। लेकिन एक मैथमेटिशियन था, उसका नाम था फिबोनाची। ठीक है, ये भी टेक्निकल एनालिसिस में आएगा आपके। ठीक है, फिबोनाची ये मैथमेटिशियन था। अब प्रॉब्लम ये है कि जो ह्यूमन माइंडसेट है, उसने कहा ये ह्यूमन माइंडसेट जो है ना, ये रिएक्ट करता है एक टिपिकल रैंडमनेस पे। जब वो मार्केट को देखता है, जब वो चार्ट को देख रहा होता है, तो उसमें कुछ शक्लें बन रही होती हैं। तो हमारा जो ह्यूमन माइंडसेट है, वो क्या करता है कि वो उन पैटर्न्स को रीड कर रहा होता है, उसकी रैंडमनेस को रीड कर रहा होता है। ठीक है, तो फिबोनाची जो था वो एक मैथमेटिशियन था। उसने देखा कि हर चीज जो कायनात में बनी हुई है, अब ये उसकी रिसर्च है, पता नहीं वो कितना क्या पहुंचा हुआ था, मुझे नहीं पता। उसकी एक रिसर्च की उसने उसने कहा यार ये जो कायनात के पूरी हर चीज जो है ना, ये कुछ नंबर्स के अराउंड घूम रही है। ठीक है, अब देखिए उसकी रिसर्च, अब मैं आपको समझाता हूं, आपको पता चल जाएगा कि फिबोनाची असल में है क्या। लोग बताते हैं लेकिन ये नहीं बताते कि उसकी बैकग्राउंड क्या थी। ठीक है, तो उसकी बैकग्राउंड ये थी कि उसने वो पैटर्न्स रीड करने शुरू किए जो कायनात में है। ठीक है, अब आप देखिए, उसने कहा कि 0 और 1, अच्छा इसमें कॉमा किधर है, ठीक है जी,
0 और 1 इन दोनों को ऐड किया तो आंसर क्या आया? 1। 1 और 1 को ऐड किया तो आंसर क्या आया? 2, सॉरी 2। फिर लास्ट 2 को फिर ऐड करें तो आंसर क्या आता है? 3। फिर 3 एंड 2 को ऐड किया तो आंसर क्या आया? 5। 5 एंड 3 को ऐड किया 8। 8 एंड 5 को ऐड किया 13। 13 एंड 8 को ऐड किया, यार हम दस दे जाओगे कि मुझे थोड़ा भूलता भी जाएगा। 13 8 21, ठीक है, गलत हुआ तो बता देना। 21 एंड 13 दोनों को ऐड किया तो 34, ठीक है, 34। 21 को ऐड किया तो 55, और इसी तरह अगर 55 को 34 में ऐड किया तो 89। तो इस तरह आगे चलते चले जाएं, ठीक है। उसने कहा, उसने अपनी जो रिसर्च दी, उसने कहा कि यार हर चीज जो है ना कायनात की, जो भी हम देखते हैं वो इन नंबर्स के अराउंड घूम रही है। अब आप देखें, आपका नाक 1 है, ठीक है, आपकी आंखें 2 हैं, आपके कान भी 2 हैं, ठीक है। इस तरह आप चलते जाएं जितनी भी चीजें। अच्छा, इसको ना बल्कि बड़े अच्छे तरीके से इस तरह हम कर सकते हैं, फिबोनाची इन फिबोनाची इन प्लांट्स, ठीक है। ये देखिए, ये नंबर सीक्वेंस है फिबोनाची का, और ये देखिए कि ये जितने भी प्लांट्स हैं इनके जो एंगल्स बनते हैं, इनके लीव्स का जो स्ट्रक्चर बनता है, इनके जो लीव्स में जो भी चीजें होती हैं वो देखिए, अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा, जब आप उनको काउंट करेंगे तो फिबोनाची नंबर निकलेगा एंड पे, ठीक है। तो इसी तरह ये जो डाउ एंड जोन्स थे, इन्होंने भी एक फिबोनाची का ये मेथड पढ़ लिया। उन्होंने भी देखा कि यार फिबोनाची ने ये काम किया है। तो उस अब सिर्फ ये बात यहीं तक नहीं रुकी, अब इसको आगे देखिए। ये इतनी जबरदस्त साइंस है कि आपको खुद भी, मतलब मैं हैरान हुआ था जब मैंने फर्स्ट टाइम ये चीजें देखी थी। आप अपने 2 हाथ देख लीजिए, 2 टांगे देख लीजिए, ये सारी चीजें आप देखते रहे, आपको खुद ही पता चलता जाएगा यार हर चीज जो है ना वो फिबोनाची नंबर पे एंड कर रही है। तो उसने क्या किया कि ये तो बड़ा जबरदस्त एक एंगल चेक करने का तरीका है, एक सीक्वेंस चेक करने का बड़ा तरीका है। उसने क्या किया, उसने किया कि 2 फिबोनाची नंबर लिए, सपोज 3 ÷ 5, 3 को 5 से डिवाइड कर दिया, तो उसको जो आंसर मिला वो मिला 3 ÷ 5 0.6, ये आंसर मिला। उसने क्या किया, उसने अगले 2 को किया 5 ÷ 8, अगला उससे अगला नंबर लिया, तो उसको क्या आंसर मिला, फिर 0.6 मिला, ठीक है। आप करते जाएं, आप इसको देखें 5 ÷ 6, तो आपको फिर 0.6 का मिला, ठीक है। 5 ÷ 8 फिर 0.6। अगर आपने इसको जरा तफसील से लिखना है तो आप ये लिख दें कि 5 ÷ 8 0.625, ठीक है, लेकिन 0.6 मेजर नंबर वही रहा। इसी तरह उसने कहा कि अच्छा चलो 8 को डिवाइड करता हूं 13 से, 8 को डिवाइड किया जब 13 से, तो फिर 0.6 और आगे कोई नंबर आ जाएगा 15 आ गया, ठीक है। मैं इधर कैलकुलेटर इधर ही ऑन कर लेता हूं ताकि आपके सामने ये चीजें होती रहें। अच्छा, अगला फिबोनाची नंबर देखिए, 8 और 13 को किया, अब 13 को करो 21 से डिवाइड, 13 ÷ 21, तो ये फिर 0.619 आया, ठीक है। 13 को डिवाइड करना था, अब अगला नंबर कौन सा था, 21, ठीक है, तो फिर 0.612 आया, 0.619 सॉरी, ठीक है। उसके बाद 21 को 34 पे करिए, 2 नंबर्स फिर करें, चलो हो जा क्लियर है। 21 को डिवाइड करें 34 से, 0.617, ठीक है। तो उसने ये देखा, उसने कहा यार ये बड़ी जबरदस्त गेम है, 21 को डिवाइड मैं करता हूं 34 से तो फिर भी 0.6 समथिंग आता है, 0.617, ठीक है। तो ये उसने कहा अच्छा चलो ये तो तुक्का हो सकता है, लग गया हो, हम ऐसे करते हैं, हम मिडल वाला नंबर स्किप करते हैं और 2 को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा जरा गौर से, उसने कहा 3 डिवाइड करता हूं मैं 8 से, ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है। 5 को स्किप कर दिया उसने, 3 डिवाइड किया 8 से, तो ये आया आपके पास रिजल्ट 0.32375, ठीक है, 0.375 ये आ गया। अच्छा, उसने फिर कहा, उसने कहा अच्छा चलो ये भी तुक्का लग सकता है, 8 को डिवाइड करता हूं 21 से, या 5 को डिवाइड करता हूं 13 से,
ठीक है, तो 5 को जब मैंने डिवाइड किया 13 से, तो आंसर जो है वो फिर 0.3 समथिंग आएगा। 5 डिवाइडेड बाय 13, तो आंसर 0.384 आ गया। ठीक, उसके बाद आगे चलिए, अब देखें 5 और 13, 8 को मिस किया था ना उसने, अब 8 को करो 21 से, 13 को मिस करो। 8 डिवाइडेड बाय 13, नहीं, उसको मिस करना है। 8 डिवाइडेड बाय 21, तो फिर 0.380 आ गया। कहने की बात ये कि अगर आप मिडल वाला नंबर स्किप कर रहे हैं और दो को आप डिवाइड कर रहे हैं, तो जो आपके पास रेशो निकल के आती है वो आपके पास क्या आती है, 8 डिवाइडेड बाय 21, रेशो फिर 0.38 समथिंग जो भी आता है। ठीक है जी, ये आ गया। अच्छा, उसने कहा चलो यार ये भी हो सकता है ऐसे ही हो गया हो, मतलब एक तुक्का जैसे लग जाता है ना, मैं ऐसे करता हूं, मैं दो नंबर को स्किप करके फिर इन सबको आपस में एक दूसरे के साथ डिवाइड करता हूं। उसने क्या किया, उसने फिर शुरू किया, उसने कहा 3 डिवाइड करता हूं 8 को और 13 को, सॉरी 5 को और 8 को मिस करवाता हूं और 13 से डिवाइड करता हूं, तो फिर देखता हूं मैं क्या आता है। ठीक है, कैलकुलेटर, 3 डिवाइडेड बाय 13, तो आंसर आया 0.23। ठीक है, 0.2। ठीक हो गया। इसी तरह करते करते जब उसने कहा कि मैं ये 2 को मिस करके 3 को डिवाइड किया 13 से, तो आंसर आ गया 0.23। इसी तरह वो कहता है कि मैं 5 को डिवाइड करूंगा 21 से, ये दो नंबर फिर मैं मिस कर देता हूं, मतलब अब वो दो दो नंबर मिस करने लग गया। ठीक है, 5 को डिवाइड किया, दो नंबर मिस किए 8, 13, 21 से, तो फिर भी आंसर जो है वो 0.2 समथिंग आया। कोई एक बंदा माइक खोल के यार बताता जाए, मुझे बार बार वो स्क्रीन चेंज करनी पड़ रही है। 5 डिवाइडेड बाय 21, तो फिर 0.238 आ गया। ठीक है, इसी तरह आप आगे चलिए, मैं बताता हूं आपको क्यों कर रहे हैं, ये हम पैटर्न फाइंड कर रहे हैं। ये हम क्या कर रहे हैं, हम फिबोनाची का रूल देख रहे हैं। वो क्या रहा है, वो कहता है कि ये नंबर्स हर चीज में जब आप ये देखते हैं तो ये रिपीट कर रहे हैं अपने आप को। हम किसी को भी डिवाइड कर रहे हैं, एक नंबर को स्किप करके डिवाइड कर रहे हैं, दो नंबर को स्किप करके डिवाइड कर, ये आपस में क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो इसी तरह वो उसने ये नंबर्स को डिवाइड करते करते कुछ रेशोज निकालनी। ठीक है, अभी आप सिर्फ ये समझिए, इसको हम बहुत तफसील से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप ये समझिए कि उसने रेशियोज क्या निकालनी, उसने कहा 0.23 होता है, 0.38 आता है जब हम आपस में नंबर्स को डिवाइड करते हैं, 0.50 आता है, 0.618 आता है, और फिर 0.786 आता है, फिर 1 आ जाता है। ठीक है, वो कहता है कि ये नंबर जो है ना, ये हमारे फिबोनाची के रेशो में आते हैं। जब हम कोई भी डिवीजन करते हैं आपस में इनकी, तो ये हमें नंबर्स मिलते हैं। अच्छा चले अब चार्ट पे चलते हैं। अब डाउ एंड जोन्स ने देखा, उसने कहा जी जो फिबोनाची ने ये जो रूल निकाला है ना, जब हम फिबोनाची फिब, अब इसका जो शॉर्ट नेम है वो क्या है, फिब। वो कहते हैं जब ये फिब रिट्रेसमेंट का फॉर्मूला हम ये यूज करते हैं ना अपने चार्ट के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, अब ये इसका हाई है फॉर एग्जाम्पल, और ये इसका लो है। अब वो कहता है कि जब हम फिब रिट्रेसमेंट का रूल, अगर हम फॉर एग्जांपल सेलिंग मार्केट में चेक कर रहे हैं, तो जब हम ये ऐसे रूल चेक करते हैं, तो ये देखिएगा जरा, ये अब इसके पास जो है वो, ठीक है, वो कहता है ये देखिए जरा गौर से, अब देखना आप लोग, वो कहता है कि ये जो रेशियोज हमने लगाई है ना, ये जो रेशियोज हैं, तो ये देखिए 0.68 पे जैसी मार्केट आती है तो ये रिएक्ट करती है कुछ ना कुछ, ये बार बार इधर से रीबाउंस हो रही है। ठीक है, इसी तरह ये 0.38 पे देखिए जब ये आई है तो इसने कुछ ना कुछ रिएक्ट किया है। ठीक है, तो वो कहता है कि ये जो फिबोनाची की ये जो रेशियोज हैं, ये ऐसे ही नहीं है, ये फजूल नहीं है, ये मार्केट इसको रिएक्ट करती है इन नंबर्स को। जब आपकी मार्केट इन पॉइंट्स पे आती है, जब आप हाई टू लो मार्क करते हैं और उसके बाद फिब रिट्रेसमेंट का वैल्यू आप करते हैं, तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि आपकी ये जो मार्केट है, दिस मार्केट एक्चुअली रिएक्ट्स टू दीज नंबर्स।
ठीक है, जब ये मार्केट आपकी गोल्डन जोन में आती है, जब ये इस लेवल्स पे आती है, तो ये मार्केट क्या करती है, इनको वो रिएक्ट करती है। तो इस बार एक, अब हम ये जो है ये क्या है, ये पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस है, ठीक है, ये पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस है। अच्छा, अब इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर है कि इसको हमने ड्रॉ कैसे करना है, इसका हाई कैसे लेना है, इसका लो कैसे लेना है, और उसका जो है वो कौन सा गोल्डन एरिया, कौन सा गोल्डन जोन कौन सा है, उस पर कौन से एविडेंस आपने देखने हैं तो ट्रेड करनी है। तो ये इसका एक पूरा एक लेक्चर है इस फिब रिट्रेसमेंट का। अभी सिर्फ आपको ये समझाया कि ये जो रिपीटेटिव पैटर्न्स हैं ये आपको समझ आ जाए कि टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम रेपेटिटिव पैटर्न्स चेक कर रहे होते हैं कि पूरी मार्केट जो है वो बार बार एक ही तरह के नंबर्स के ऊपर आके थोड़ा रिएक्शन देती है, और उस रिएक्शन के नतीजे में या मार्केट ऊपर जाती है या मार्केट नीचे आती है, और इन दोनों सूरत हाल में हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। अगर हम बाय करें, अगर हमें पता चल जाए कि यार मार्केट हमारे जोन में आ चुकी है और हमें एविडेंस मिल गया है, टेक्निकल एनालिसिस ने हमें सपोर्ट कर दिया है, तो हम क्या करते हैं, हम वहां पे अपनी ट्रेड प्लेस करते हैं, वेदर इट इज द ट्रेड फॉर बाइंग और वेदर इट इज द ट्रेड फॉर सेलिंग। तो जैसे ही मार्केट उसको रिएक्ट करती है, तो अगर आपने उसको सही से मॉनिटर किया है, सही से एनालाइज किया है, तो हर दफा मार्केट आपको सेम रिजल्ट देगी और आपके लॉस के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ, ये आपका पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस हुआ। तो अब आपको अगर मैं एक नट शेल में बताऊं, पूछूं, तो अब आप मुझे ये बताएं कि टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, आपने क्या देखना होता है टेक्निकल एनालिसिस में, जल्दी से मुझे जवाब दें, कितने लोग बैठे हुए हैं, 30, ऑलमोस्ट 29 मुझे मिला के, तो मुझे बताएं जल्दी से क्या देखना होता है जी टेक्निकल एनालिसिस में। पैटर्न्स, लेकिन कौन से पैटर्न्स, कीवर्ड आप मिस कर रहे हैं ना, कीवर्ड्स आप मिस कर रहे हैं, कीवर्ड क्या है, हाँ रिपीटेटिव पार्टनर्स, वो जो रिपीट हो रहे हैं बार बार पैटर्न्स, हमने उनको देखना होता है, ठीक है, नहीं फेबोनाची नहीं देखना, फेबोनाची इज पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, इट इज नॉट टेक्निकल एनालिसिस, इट इज पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, क्लियर करें इस बात को। अच्छा, आगे चलें जी, दूसरी तरह का आपका आ जाए, दूसरी तरह के अब आपके पास होता है जी फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस में हम क्या देखते हैं, अच्छा जी, फंडामेंटल एनालिसिस में हम देख रहे होते हैं कि कंट्रीज की जीडीपी, अब बल्कि इसको अगर मैं आसान एग्जांपल इसकी दूं, तो स्टडीइंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ग्लोबल डाटा, ठीक है, क्या इकोनॉमी के फ्रंट पे क्या हो रहा है, जिसमें अगर आपको याद हो लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि हम एक वो, हाँ, तो लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि हम एक इकोनॉमी के ऊपर हमारा बड़ा जोर है कि एक कंट्री जो है वो, उसकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है फॉर एग्जांपल, वो कितनी स्टेबल है, राइट, उस कंट्री में क्या क्या हो रहा है। अगर हम फॉर एग्जांपल यूएसडी के ऊपर काम कर रहे हैं, डॉलर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमें टैरिफ का पता है कि जो जो ट्रंप लगा रहा है, ठीक है, हमें वहां की पॉलिटिकल स्टेट का पता है वो क्या कर रही है। अच्छा, अब इसमें मैंने अब आपको एक कंट्री में ले गया, हालांकि मैंने वर्ड क्या लिखा, ग्लोबल, ग्लोबली देखना है कि ग्लोबली क्या हो रहा है, लेकिन इसमें दो पार्टीज होंगी, जो भी दो जंगें होती हैं उसमें, जैसे हम काम करते हैं ना पेयर्स में, फॉर एग्जाम्पल यूएसडी इंटू जीबीपी, ठीक है, ये पेयर है, दो कंट्रीज इन्वॉल्व है, ठीक है, एक यूएस डॉलर और एक ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, एक ग्रेट ब्रिटेन इन्वॉल्व है, दूसरा यूएस इन्वॉल्व है। अब अगर हमने इसके ऊपर कुछ करना है, तो हमने ये देखना है कि यार ये इन कंट्रीज की सिचुएशन कैसी है, ग्लोबली क्या इनके साथ चल रहा है, दोनों का आपस में मामला कैसा चल रहा है, यूएसडी ने कहीं थ्रेट तो नहीं किया कि हमने इसके ऊपर टैरिफ लगाने लगे हैं, अच्छा कहीं ऐसा कोई काम तो नहीं हो रहा, कोई ऐसा एक्शन तो नहीं यूएसडी ले रहा या यूएस ले रहा जिससे उसका पाउंड जो है वो मजबूत हो जाए, और ऑब्वियसली अगर एक करेंसी मजबूत होगी तो दूसरी गिरेगी, या ये दोनों एक ही बोट बोट पे हैं, एक ही कश्ती में बैठे हुए हैं, और जो भी कुछ वो कर रहे हैं, बेशक यूएसडी करे या बेशक ग्रेट ब्रिटेन करे, यूएस करे या ग्रेट ब्रिटेन करे, दोनों का इंपैक्ट एक दूसरे के ऊपर एक जैसा आएगा। फॉर एग्जांपल अगर यूएसडी ऊपर जाएगा तो जीबीपी भी ऊपर जाएगा,
अगर यूएसडी नीचे आएगा तो जीबीपी भी नीचे आएगा। तो इस सारी स्टडी को करने को हम क्या बोलते हैं, ये एक हम फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, फंडामेंटल बुनियादी चीजें हम उसमें चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या चीजें देखते हैं, हम इसमें देखते हैं जीडीपी क्या होती है, इंटरेस्ट रेट। हमने लास्ट टाइम आपको, अगर आपको याद हो सेशन में, तो हमने इंटरेस्ट रेट के ऊपर बहुत ज्यादा बात की थी, जब जापान ने अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो कई सालों तक 0% रखा, तो कैसे वो कंट्री का एक डिसीजन जो था उसने कैसे इंपैक्ट किया यूएस डॉलर के ऊपर अगेंस्ट जेपीवाई, राइट। तो इस तरह इनको पढ़ना। अगर इसको मैं आम लफ्जों में कहूं, महंगाई वहां पे कितनी है, महंगाई वहां कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी वहां पे कितनी है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट के डाटा क्या है, ठीक है। तो ये सारी जो स्टडीज आपने करनी है, सीपीआई पी, ये कितने ही नाम है इसके, एनएफपी का डेटा क्या होता है वो आपको मैं अभी बताता हूं। तो ये जो सारे हैं वो, अब देखें इसको एक मैं अगर एग्जांपल से आपको समझाऊं, फॉर एग्जांपल ये दो घर हैं, ठीक है, ये दो घर हैं। अब ये जो घर है ना, ये आप ये समझो कि इसके इर्द गिर्द सिर्फ खेत खलिहान है, खाली जगह पड़ी हुई है, ठीक है, कोई जगह नहीं है, कोई रास्ता नहीं जाता, और ये डीएचए है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, अब इस डीएचए में सड़कें भी बनी हुई हैं, यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस भी हैं, ठीक है, यहाँ पे पार्क भी खेलने के लिए है, यहाँ पे बिजनेस हब भी हैं, यहाँ पे बड़ी मार्केट भी इसके पास ही है। तो अब आप देखें कि जब आप ये सारा कुछ देखा, अब ये आपका फंडामेंटल एनालिसिस है ना, आपको पता है कि अगर मैं यहां पे प्लॉट खरीदूंगा, अगर मैं यहां पे प्लॉट खरीदूंगा तो इसकी वैल्यू तो नहीं बढ़ेगी, ये तो बड़ा मुश्किल है, हो सकता है ये चीपर हो सकता है ये चीपर हो जगह, क्योंकि इसके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं ले भी लूंगा तो मुझे कितना इंतजार करना पड़ेगा इसमें से बाहर निकलने के लिए कि जब ये मेरा पैसा मुझे कैपिटल वापस कर दे। जबकि यहां पे हो सकता है इसके मुकाबले में जगह एक्सपेंसिव हो, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ये टोटा मिल जाता है, एक जगह मिल जाती है, क्योंकि ये ऑलरेडी बड़ा थ्राइविंग एरिया है, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है, तो डेफिनेटली डेफिनेटली मुझे यहाँ पे जो है वो क्या मिलेगा, एज मिलेगा, और मेरी प्रॉपर्टी जल्दी सेल हो सकती है, मेरा कैपिटल जल्दी गेन हो सकता है। तो इस सारी स्टडी को, जो भी पेयर में आप ट्रेड कर रहे हैं, गोल्ड में कर रहे हैं, यूएसडी गोल्ड में कर रहे हैं, या आप यूएसडी जेपीवाई में कर रहे हैं, ऑयल में कर रहे हैं, आप किसी में भी आप ट्रेड कर रहे हैं, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जिस पेयर में काम कर रहा हूं उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, उस कंट्री में महंगाई बढ़ रही है कम हो रही है, उसमें चीजें जो है वो खरीदने की ताकत लोगों में बढ़ रही है, जीडीपी उसकी तगड़ी हो रही है या जीडीपी कमजोर हो रही है, उसका डाटा पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, क्या वो बैंकरप्ट की तरफ जा रहा है, कर्जे ले रहा है, या वो इज अफ्लुएंट, कंट्री इज अफ्लुएंट, ठीक है। तो इस सारी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इस सारी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इस सारी स्टडी को हम बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। अच्छा, अब फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि हम एक वेबसाइट है उसका नाम है फॉरेक्स फैक्ट्री, हम इसका सहारा लेते हैं, ठीक है। फॉरेक्स फैक्ट्री में आपको मैंने टाइम जोन भी बता दिया था कैसे सेट करना है। तो अब ये देखिए, ये टुडे की न्यूज़ेस हैं, आज के दिन 15 जुलाई को कितनी न्यूज आ रही हैं, वो ये सारी हैं। अब ये सारी, इनके आगे अगर आप देखो तो आपको नजर आएगा कि इसके आगे येलो लिखा हुआ है, येलो कलर बना हुआ है, येलो कलर की जितनी भी न्यूज होंगी इसका मतलब होता है येलो, ये मीडियम, सॉरी, ये मीडियम इंपैक्ट की न्यूज है, इसका मार्केट पे जो इंपैक्ट है उस पेयर पे, जिसकी वो जिसकी वो न्यूज है, जिस कंट्री की न्यूज है, उसका जो इंपैक्ट होएगा वो क्या होगा, मीडियम होएगा। इसी तरह एक रेड में है, इसका क्या होगा, हाई इंपैक्ट होगा। मैं उल्टा तो नहीं कहेगा, ऑरेंज का मेरा ख्याल मीडियम होता है, क्या इस सीरत ऐसे ही ऑरेंज का मीडियम होता है ना। ये देखिए जी, ऑरेंज का मीडियम होता है, येलो का लो इंपैक्ट होता है, ठीक है, येलो का इंपैक्ट जो है वो लो, रेड का हाई, और ऑरेंज का इन द मिडल, ट्रैफिक लाइट से याद कर लीजिए आप, ठीक है जी। रेड हाई इंपैक्ट और ऑरेंज का जो है वो मीडियम इंपैक्ट। अच्छा, अब आपने देखें, अब मैं आपको बताता हूं कि क्या हो रहा है। ये देखिए येलो लो इंपैक्ट वाली न्यूज़ है, ठीक है, CNY, ये पता नहीं कौन सा है,
इस पेयर में ये आ रही है न्यूज का, तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। ये CNY की सारी न्यूज है, इसकी कोई इतनी है। जैसे यूएसडी की न्यूज आई, देखो यूएसडी कोर पीपीआई का डाटा, तो साथ ही ये क्या आ गया, ये रेड में आ गई कि इसके हाई इंपैक्ट है। इसको पढ़ना कैसे है वो हम देखेंगे जब हम प्रॉपर इसको फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ेंगे ना, तो फिर इसको हम देखेंगे कि आपको पता चलेगा कि प्रीवियस इसका डाटा क्या था, फोरकास्ट वो कितनी सोच रहे हैं, और एक्चुअल में डाटा क्या आया है। अब इन तीन नंबर्स के ऊपर मार्केट रिएक्ट करेगी, ठीक है। तो इसलिए ये हाई इंपैक्ट डाटा है क्योंकि यूएसडी का है। इसी तरह अगर आप मुख्तलिफ आगे डेट्स में जाते जाएं, इसी तरह अगर आप अगली डेट्स में जाते जाएं, तो ये अब रोजाना आपने ये देखना होता है कि आज मतलब अब 15 है ना, तो 16 तारीख, तो सबसे पहले 7 बजे जीडीपी किसकी है, ग्रेट ब्रिटेन की, हाई इंपैक्ट डाटा है। तो सुबह कौन से पेयर पे ज्यादा मूवमेंट होगी, मार्केट वोलेटाइल होगी, जीबीपी के पेयर के ऊपर। जीबीपी जिस जिस पेयर में इन्वॉल्व होएगा वहां की मार्केट जो है वो वोलेटिलिटी हो सकती है, डिपेंडेंट ऑन द डाटा। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं प्रीवियस -0.1 था, इधर 0.0 की फोरकास्ट है। अच्छा, अब जब ये एक्चुअल नंबर आएगा तो आपको पता चलेगा कि मार्केट किस तरह से इसको रिएक्ट करती है। ये देखिए, ये ऑरेंज भी आ गया, जो मीडियम इंपैक्ट की न्यूज़ है, ठीक है। तो जो मेजर न्यूज़ होती हैं वो यही होती है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा हो गया, जीडीपी का आ गया, कोई फेड की कोई अनाउंसमेंट आ गई, तो इस तरह की चीजें ये आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलती जाएंगी। लेकिन ये वेबसाइट आपने अपने जहनों में रखनी है, इस वेबसाइट से आपको अंदाजा होगा कि कितनी तरह की न्यूज होती हैं, और हर न्यूज के आगे जो एक कलर कोड है, उस कलर कोड के ऊपर आपने बेस करना होता है एवरी डे। मतलब अब जो बंदा ट्रेडिंग करता है उसने सुबह उठ के ये डाटा देखना है, उसे देखना है यार इसमें कोई मेजर न्यूज तो नहीं है जो मेरे, फॉर एग्जांपल अब वो यूएसडी पे कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखें ये 3-4 न्यूज हैं जिसका मीडियम सा इंपैक्ट आ सकता है, तो वो इन नजर इनको रखेगा। जी, यूएसडी के अगेंस्ट, यूएसडी का डाटा जो है वो, क्योंकि हमने ज्यादातर ट्रेड गोल्ड में कर रहे होते हैं, तो इसलिए यूएसडी का डाटा जो है वो ज्यादा मैटर करता है। ठीक हो गया जी ये। अब यहां तक हमारी दूसरा एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस का मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया कि फंडामेंटल एनालिसिस में हम क्या क्या चीजें देखते हैं, कहां से देखते हैं और क्यों देखते हैं। ये मैं सारा अभी आपको ये समझ लें कि ग्राउंड वर्क करवा रहा हूं। कल को मैं कहूंगा यार फंडामेंटल एनालिसिस, तो आपको पता होना चाहिए कि ये फॉरेक्स फैक्ट्री और उसमें न्यूज और उसका इंपैक्ट। टेक्निकल एनालिसिस आपको पता होना चाहिए कि चार्ट के ऊपर रिपीटेटिव पैटर्न्स, ठीक है। इसी तरह आगे चलिए, आगे जब हम चलते हैं तो तीसरा हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस। अच्छा, इसमें एक चीज आपको पता होनी चाहिए, आपने अक्सर एक स्टेटमेंट सुनी होगी, स्पेशली जो पुराने यहाँ पे बैठे हुए हैं ट्रेडर्स, उनको एक स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि 90% जो रिटेलर होता है ना वो लॉस करता है, 90% रिटेलर लॉस करता है, ठीक है ये। अच्छा, वो क्यों लॉस करता है? अच्छा, इसको बल्कि इसको मैं ऐसे कह देता हूं कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम रिटेलर्स आर रॉन्ग। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है कि ज्यादातर जो रिटेलर है, क्योंकि वो 90% तो वो लॉस में, 90% तो उसमें से लॉस में है, तो वो जो भी डिसीजन बनाते हैं ये रिटेलर्स, तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम दे आर रॉन्ग। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है? जल्दी से बताएं मुझे। तो सो गए हो, जल्दी बोलो, जल्दी मैसेज करो। गौर से देखिए, गौर से देखिए, सुने दोबारा, ठीक है। 90% रिटेलर हमने कहा लॉस करता है, ठीक है। अगर वो लॉस कर रहा है 90%, इसका मतलब है कि 10% जो है वो राइट डिसीजन बनाते हैं। ये सैमसंग भाई, आज तो आप अपना नाम ठीक करें और दूसरा मेरे पे ट्रस्ट करें, मैं जहां पे जाऊंगा वो लेके जाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो क्या मैं बात कर रहा था, हाँ, कि 90% ऑफ द पीपल क्या कर रहे हैं, 90% ऑफ द पीपल लॉस कर रहे हैं। इट मींस कि आउट ऑफ 100% 10% ऐसे हैं जो भी वो ट्रेड प्लेस करते हैं वो उनकी या प्रॉफिट में जाती है, लेकिन 90% लोग ऐसे जो वो लॉस में जाते हैं। तो अब वो जो लॉस में जाने का जो मेजोरिटी ऑफ द रिटेलर है, जब वो लॉस में जा रहा है, इट मींस कि वो डिसीजन हमेशा रॉन्ग करते हैं। एग्रीड? अगर वो डिसीजन रॉन्ग करते हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं, ये मेरी स्टेटमेंट जरा देखिएगा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि इफ रिटेलर्स आर सेलिंग, मार्केट is in buying position, market is in buying, and if retailers are buying, then market is in
डाउन साइड, मैं उसके वर्ड में एक्चुअली आपको बताता हूं अभी, या इसको इससे कर देता है, बाइंग द मार्केट इज इन सेलिंग। क्या ये मेरी स्टेटमेंट ठीक है, गलत है या सही है? जल्दी बताइए। ठीक है, एक बंदे ने कहा अभी तक। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अगर आपको किसी तरीके से यह पता चल जाए कि यार इस टाइम पे रिटेलर्स बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो क्या आपको थोड़ा बहुत अंदाजा नहीं हो जाएगा कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है? अगर आपको पता चल जाए कि इस टाइम पे एज वी स्पीक रिटेलर क्या कर रहा है, राइट, तो आपको मार्केट का एनालिसिस नहीं हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बंदे के मैसेज का इंतजार कर रहा हूं। सीरत बताओ ना, क्या सही है कि गलत है? परेशान हो गई है क्योंकि ये इसने नहीं पढ़ा होगा, देखा होगा। अच्छा, चलें जी, एक वेबसाइट पे चलते हैं, माई एफ एक्स, ये भी आपने नोट कर लेनी है, माई एफ एक्स बुक डॉट कॉम, ये वाली वेबसाइट भी नोट कर लेनी है। इसमें यहां पे एक सेंटिमेंट का बॉक्स है, ये देखिए, इसको क्लोज कर देते हैं, कंटिन्यू सेंटिमेंट, यहां पे चलते हैं। यहां पे तमाम पेयर्स का सेंटिमेंट आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, राइट, मैं इस वाले पेयर को देखता हूं। वो कहता है कि 87% जो रिटेलर है वो शॉर्ट कर रहा है। शॉर्ट का क्या मतलब होता है, जल्दी बताओ? शॉर्ट का मतलब है सेल कर रहा है। यस, एग्रीड, ठीक है, सेलिंग कर रहा है। अच्छा, अब ये मार्केट को किधर जाना चाहिए आप बताएं जरा? 87% ऑफ रिटेलर्स आर सेलिंग, तो मार्केट को किधर जाना चाहिए? बाइंग में जाना चाहिए। अच्छा चलो चेक कर लेते हैं, हम इधर जाते हैं और जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, इस वाले पेयर को हम खोल लेते हैं। तो क्या ऐसा ही नहीं है? ऐसे नहीं है, मार्केट बाय में है ना। तो अब आपने, जब अगर आपने इसके ऊपर देखना है, जब आपने इसके ऊपर देखा फॉरेक्स फैक्ट्री में, और सॉरी माई एफ एक्स बुक में, तो आपको एक सेंटिमेंट पता चल गया कि यार ये जो रिटेलर है ना वो इस टाइम पे बाय कर रहा है। क्योंकि अच्छा, इसको ना इस तरह कर लेते हैं, इसको मैं इस तरह कर देता हूं, इफ 70%, नंबर याद कर लें, 70% रिटेलर्स आर सेलिंग, मार्केट बाय में होगी। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ आपको नजर आएंगे जो ऑलमोस्ट इक्वल है, जैसे यूरो यूएसडी। देखो 44-56 को इतना ज्यादा प्रॉब्लम, इतना ज्यादा फर्क नहीं है, तो ये मार्केट मेरे हिसाब से रेंज में होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या था पेयर? यूरो यूएसडी। ठीक है, तो ये मार्केट जो है वो रेंज में है, लेकिन इस पे आपको सेंटिमेंट नहीं सही पता चला। जो असल बात बताने वाली है कि जब सेंटिमेंट एनालिसिस करना है, तो आपने ये देखना है कि 70% जो रिटेलर है उसने एक पोजीशन ली हो, 70% रिटेलर ने कम अज कम एक पोजीशन ली हो। अब ये देखो, ये ऑलमोस्ट इक्वल पोजीशंस हैं। ठीक है, तो इसमें आपको सेंटिमेंट हेल्प नहीं करेगा। इस तरह की सिचुएशन में आपको सेंटिमेंट एनालिसिस हेल्प नहीं करेगा। मार्केट ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है, रेंज में भी हो सकती है। लेकिन अगर आपको यूरो जीपीवाई देखें, 75% जो है वो शॉर्ट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। चलो इसको देख लेते हैं, यूरो जीपीवाई देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है जी, हो गया कि नहीं? हाँ हो गया। ठीक है, देखें मार्केट अप जा रही है, क्यों? 75% वर सेलिंग। किस किस को इसकी समझ आ गई है? क्लियर हुई है बात? ठीक है, तो अब आपको यह पता चला कि जो सेंटिमेंट एनालिसिस है, इसमें हमने क्या करना है। नहीं समझ आई? एसईओ क्लर्क कौन है, नाम क्या? ये उजमा है।
उजमा तुम ना लेक्चर रिपीट किया करो, या ये तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि ये इसमें इससे ज्यादा क्या बात हो सकती है। आसान सी मैंने बात समझाई है, मैंने कौन सी कोई रॉकेट साइंस बताई है कि 70% रिटेलर, इफ मोर मेजोरिटी ऑफ द रिटेलर्स आर बाइंग, तो आपकी मार्केट सेल में होनी चाहिए। इफ मेजोरिटी ऑफ रिटेलर्स आर सेलिंग, तो आपकी मार्केट बाय में होनी चाहिए। ठीक है, इधर भी मैं वही लिख देता हूं। ठीक हो गया जी। या इस पे किसी का कोई क्वेश्चन है यहां तक, सेंटिमेंट एनालिसिस के ऊपर? सर कॉन्सेप्ट क्या 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 क्या, एक मिनट से रुको सर। कॉन्सेप्ट इज क्लियर, ओनली द वेब वर्क इज बिट कॉम्प्लिकेटेड। कौन सा वेब वर्क मैंने किया जो कॉम्प्लिकेटेड है? बोले जरा, वेब वर्क कौन सा कॉम्प्लिकेटेड है? एक वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, सेंटिमेंट्स पे जाना है। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट ऑन माई स्क्रीन। या थोड़ी सी वैसे ना आपको हो जानी चाहिए, अब तक तो बिल्कुल ही आप लोग नैले दैले हो गए हो। ठीक है जी। अच्छा जी, तो हमने क्या किया, सेंटिमेंट पे गए हैं। सेंटिमेंट पे जाके हमने यहां से चीजें चेक कर ली। ये यूरो एयूडी का भी डाटा देखते हैं। यूरो एयूडी में 76% लोग बाय कर रहे हैं, 76% लोग बाय कर रहे हैं। तो इसको मार्केट को अप जाना चाहिए या डाउन जाना चाहिए? जल्दी बताएं। डाउन जाना चाहिए, चलो देखते हैं। ठीक है, अब वो रिट्रेस कर रही है मार्केट। ठीक है, लेकिन ये हाई लगा हुआ है कि 5 मिनट का, 1 आवर का चार्ट देखें। हमेशा लंबे वक्त का चार्ट देखते हैं हमेशा। तो ये देखिए, ठीक है, तो मार्केट इज इन द डाउनवर्ड मूव। ठीक हो गया। तो ये सिंपल सी बात है। आपने बस वेबसाइट पे जाना है और वहां पे आप जिस भी पेयर पे आपने ट्रेड करनी है, वहां पे जाके आप अपनी सेंटिमेंट का एनालिसिस कर सकते हैं। क्लियर? आगे चलें। ओके, अब इससे आगे अब हमने टेक्निकल एनालिसिस को डिटेल से स्टार्ट करना है। टेक्निकल एनालिसिस को डिटेल से स्टार्ट करना है। मैंने आपको बताया कल वाला सेशन, उसके बाद एक असाइनमेंट। अगर जिस जिस बंदे की वो असाइनमेंट ठीक नहीं ना होगी, मैं उनको खुद ही ग्रुप से रिमूव कर दूंगा। उसकी रीजन ये है कि अगर आपको वो समझ नहीं आएगी तो कोई भी नहीं कर सकती, कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, तो उसको वो आगे नहीं चल सकता वो बंदा। ठीक है, अब जो टेक्निकल एनालिसिस में जो सबसे पहला एक चीज हमें पता होनी चाहिए, ये कैसे सिलेक्ट करते हैं कि कौन से पेयर पे ट्रेड। बच्चे ये आगे बताएंगे, अभी सिर्फ आपने ये देखना है कि कोई भी पेयर हो, उसके ऊपर अगर आपने सेंटिमेंट चेक करना है तो आपको पता चल गया ना। कोई भी पेयर हो, अभी तो हमने ट्रेडिंग करनी, आगे पढ़ना है ना कि हमने किस पे करनी है। ठीक है, अभी हम सिर्फ इतना है कि जो हम एनालिसिस हमने करने हैं, उन एनालिसिस के ऊपर हमारा कितने तरह के एनालिसिस हैं और उनके लिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। अब चलिए आगे टेक्निकल एनालिसिस को अब डिटेल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। टेक्निकल टेक्निकल एनालिसिस में जो सबसे पहली चीज हमें पता होनी चाहिए वो है कैंडल्स। ठीक है, जब भी मार्केट चलती है तो वो एक कैंडल्स की तरह चलती है, कैंडलिस्टिक पैटर्न इसको बोलते हैं। ठीक है, जिस तरह ये ओह, ये एक कैंडल है। ठीक है, ये एक कैंडल है। ये इस कैंडल में चार तरह की इंफॉर्मेशन है। वो कौन सी चार तरह की इंफॉर्मेशन है वो अब हम देखते हैं। देखो, एक कैंडल, शायद इससे मेरा सही हो जाए। ये देखिए जरा, एक कैंडल है, वो यहां से ओपन हुई, इस पॉइंट से ओपन हुई। इसको भी मैं तफसील से आपको बताता हूं। ठीक है, इस पॉइंट से वो ओपन होती है, उसके बाद वो ऊपर जाती है। ठीक है,
ये उसका हाईएस्ट पॉइंट होता है। अभी बस देखते जाइए, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। उसके बाद ये नीचे आती है, एक स्टेबल होती है, वहां से फिर ये नीचे आती है, और फिर यहां पे ये क्लोज हो जाती है। ठीक है, इसको अगर मैं वैसे ड्रॉ करना हो तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, ऐसे और ऐसे। ठीक है जी, ये एक कैंडल है। ओके, अब इसमें चार तरह की इंफॉर्मेशन है। इसमें क्या है? चार तरह की इंफॉर्मेशन है। बल्कि इसको ना मैं एक स्टेप और आगे लेके जाता हूं। यहां से ये स्टार्ट हुई, यहां से ये स्टार्ट होती है, उसके बाद इतना ये नीचे जाती है, बल्कि इसके बराबर कर देता हूं, इतना नीचे जाती है, और फिर दैट्स इट। ठीक है, इस वाले को जरा भूल जाना, ये जो दरमियान में एक हल्की सी लाइन, इसको फिलहाल भूल जाए। अब ये हमारे पास चार तरह की इस पे इंफॉर्मेशन है। क्या? पहली इंफॉर्मेशन कि ये यहां से ओपन हो रही है। ठीक है, उसके बाद दूसरी इंफॉर्मेशन, ये जो है ये इसका लोएस्ट पॉइंट है। ये क्या है? ये इसका लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट है। उसके बाद ऊपर चलें तो यहां पर ये क्लोज हो रही है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है, और यहां पर ये क्लोज हो रही है, क्लोज हो रही है। ठीक है, ओपन, लोएस्ट, हाईएस्ट एंड क्लोज। ओके, मैं इमेजिन करता हूं जी, एक मिनट। ठीक है, मैं इमेजिन करता हूं कि एक कैंडल है, वो यहां से स्टार्ट हुई। ठीक है, ये प्राइस थी 10 रुपए। ठीक है, इस टाइम पे ये जिस भी चीज की कैंडल है, ये आपको मैं मजे की बात बताऊं, ये जापानीज कैंडलस्टिक्स से जो थी ना, ये चीनी की प्राइस, ऑयल की प्राइस, इस तरह के लिए जापानीज लोगों ने ये इजाद की थी कैंडल्स। लेकिन क्योंकि ये फिर इतनी ज्यादा आम होगी तो हर करेंसी पेयर में ये यूज होने लग गई। ठीक है, तो ये क्या थी कि ये आज सुबह मार्केट खुली, आज सुबह बाजार खुला, तो बाजार खुलने पे इसकी जो कीमत थी वो 10 रुपए थी। ठीक है, पूरा दिन ये अब मार्केट चलनी है। ठीक है ना, एक पॉइंट आया कि इसकी कीमत गिर के 8 रुपए हो गई, इसकी कीमत गिर के 8 रुपए हो गई। उसके बाद जैसे जैसे दिन बढ़ा तो एक पॉइंट आया, इसकी कीमत जो है वो 20 रुपए हो गई। ठीक है, लेकिन जब मार्केट बंद हुई, जब मार्केट बंद हुई तो इसकी कीमत रह गई 15 रुपए। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, सिर्फ इसको सिर्फ एग्जाम्पल समझिएगा, 15 रुपए रह गई। ठीक है, अब हाईएस्ट प्राइस जो थी वो 20 है, लोएस्ट पॉइंट प्राइस जो वो 8 है। लेकिन मार्केट ना लोएस्ट प्राइस पे रही ना हाईएस्ट प्राइस पे रही, बल्कि 10 से शुरू होके अगर आज रात को मैंने किसी को बताना हो कि मार्केट की क्या सिचुएशन रही, तो वो ये कहेगा कि यार मार्केट 10 पे ओपन हुई थी, सब तो थल्ले 8 पे गई, सब तो ऊपर 20 पे गई, लेकिन 15 च बंद हो गई। राइट, तो ये एक, अगर अब हम इस कैंडल को पढ़ें, ये जो पैटर्न मैंने अभी आपके सामने बनाया है, ये तो ये आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये इसकी लोएस्ट प्राइस है, ये इसकी हाईएस्ट प्राइस है, इस प्राइस पे ये ओपन हुई थी, और इस प्राइस पे ये क्लोज हो गई है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई है कि अगर अब आपको कोई भी कैंडल नजर आए, कोई भी कैंडल नजर आए, राइट, कोई सी भी कैंडल आपको नजर आए, तो उस कैंडल में आपने क्या देखना है, मतलब वो कैंडल ऐसे है, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस पॉइंट पे जो भी प्राइस है, उस प्राइस पे ये शुरू हुई है कैंडल। अच्छा, अब अगर प्राइस थी 10 रुपए और मार्केट एंड होने पे हुई है 15, तो ये मार्केट कैसे ऊपर गई है या नीचे गई है? मार्केट ऊपर गई है या नीचे गई है? अप गई है। तो जब मार्केट अप जाए तो इसको हम कहते हैं कि ये एक बुलिश कैंडल है। क्या कहते हैं? ये एक बुलिश कैंडल है, बुल कैंडल है, जापानीज नेम अगेन, कि ये क्या है? ये बुल कैंडल है।
अगर पूरी मार्केट जैसे अभी हमने देखा, ये ट्रेजेक्ट्री चेक कीजिए, अगर हम ये ट्रेजेक्ट्री चेक करते हैं फॉर एग्जांपल 4 आवर्स में, राइट, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह कर देता हूं, थोड़ा सा ठीक है जी, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए जरा, अगर आप इस मार्केट को देखिए, इस मार्केट को देखें, तो अब मैं क्या कहूंगा, क्योंकि ये मार्केट क्या कर रही है, ये मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में है, तो हम मैं क्या कहूंगा कि मार्केट इज बुलिश, मार्केट इज बुलिश। अगर मार्केट नीचे की तरफ को आ रही हो तो मार्केट इज बेरिश, फिर क्या है, मार्केट बेयर। तो जो ग्रीन कैंडल बनेगी वो क्या होगी, ग्रीन कैंडल क्या होगी, बुल कैंडल, और जो नीचे सेलिंग की मार्केट होगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, बेयर कैंडल, बुल कैंडल एंड बेयर कैंडल, बेयर कैंडल, ठीक है। मार्केट नीचे जा रही है तो बेरिश है, मार्केट ऊपर जा रही है तो बुलिश है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे चलें, अगर मार्केट की ओपनिंग प्राइस, मार्केट की ओपनिंग प्राइस कम है और क्लोज प्राइस ज्यादा है, तो कैंडल किस कलर की बनेगी, ग्रीन, कैंडल किस कलर की बनेगी, ग्रीन, और ग्रीन कलर क्या होगा, बुल कैंडल, बुलिश कैंडल, ठीक है। बुल कैंडल भी कह सकते हैं, बुलिश कैंडल भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसी को उल्ट कर लीजिए, इसी को उल्ट कर लेते हैं, क्या, इसको जरा ज़हन में रखिएगा, इस वाले पॉइंट को, ठीक है। हम दोबारा मार्केट को बनाते हैं, ओ सॉरी, या बल्कि इसको मैं थोड़ा सा नीचे जाके करता हूं, यहां पे करते हैं, ठीक है। अब ये देखिएगा जरा, ये मार्केट ओपन हुई, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है, उसके बाद यही मार्केट जो थी वो नीचे आ गई, ठीक है, उसके बाद यही मार्केट नीचे आ गई, और नीचे आने के बाद इस मार्केट ने यहां पे जाके इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अगेन समझिए इसको जरा, मार्केट जब शुरू हुई तो आप इमेजिन कीजिए कि मार्केट थी 20 रुपए पे, हाईएस्ट पॉइंट इसने लगाया 25 का, लोएस्ट पॉइंट इसका था 10 का, और जब क्लोज हुई तो ये मार्केट 8 पे क्लोज हुई। तो ओपन, हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट और क्लोज, ठीक है। तो ये 4 इंफॉर्मेशन एक कैंडल ने आपको दी। अच्छा, अब मैंने आपको अर्ज की कि जब मार्केट की प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस कम हो, क्लोजिंग प्राइस ज्यादा हो, तो ये वाली जो कैंडल है वो आपकी किस कलर की बननी चाहिए, ग्रीन कलर की, ठीक है जी। तो ये कैंडल कौन सी होगी, ग्रीन, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, बुल कैंडल, क्यों, स्टार्टिंग प्राइस कम थी, फिनिश प्राइस, क्लोज प्राइस ज्यादा थी, एक विक ऊपर थी और एक नीचे, ठीक है। इसको भी मैं समझाता हूं अभी, एनी हाउ। तो ये, अच्छा, अब अगर इसी तरह आपकी जो कैंडल है वो आपकी बने, ओपनिंग प्राइस ज्यादा हो, क्लोजिंग प्राइस कम हो, तो वो आपकी कैंडल किस कलर की बनती है, रेड कलर की। और उस कैंडल को हम क्या कहते हैं, सॉरी ये वो रेड क्यों नहीं आया, हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेरिश कैंडल, क्या बोलते हैं जी, बेरिश कैंडल, ठीक है जी। तो इस वाली कैंडल को हम बोलते हैं बेरिश कैंडल। अच्छा, अब देखिए, बेरिश कैंडल में क्या हुआ था, स्टार्टिंग प्राइस ज्यादा थी, कम प्राइस थी। अच्छा, अब ये जो एक हाईएस्ट पॉइंट है और एक लोएस्ट पॉइंट है, इन, अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो ये जो ऊपर थोड़ी सी लगी हुई है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विक,
विक, इसको हम शैडो भी बोलते हैं, खुद ही देख लेना जो भी लफ्ज है, और इसको पिन्स भी बोलते हैं, पिन्स। ठीक है, ये तीनों लफ्ज मार्केट में है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर हम विक बोलते हैं कि टॉप बॉटम के ऊपर जो लाइन है जहां पे प्राइस गई जरूर है लेकिन सस्टेन नहीं किया, उसको हम विक बोलते हैं। और जहां पे खत्म किया लेकिन सस्टेन नहीं किया उसको, और अंदर क्लोज हो जाती है, तो उस नीचे से भी एक विक बन जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम विक बोलते हैं। ठीक है, ये अपसाइड विक, ये डाउन साइड विक। ओके जी, इस वाले में एक कॉन्सेप्ट और समझिए, अब इसी को लेके कॉन्सेप्ट समझिए। जब भी ये कैंडल बनेगी, जब भी ये कैंडल बनेगी, इसमें एक चीज आपको नजर आएगी, वो क्या है, टाइम एंड प्राइस का रिलेशन। टाइम एंड प्राइस का रिलेशन, ये आपको इसमें नजर आएगा। ठीक है, देखिए ये जितनी भी कैंडल्स हैं, देखो अब चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे जाके हम इसको देखते हैं। सपोज ये ऊपर नजर आ रहा है आपको, ये टाइम्स नजर आ रहे हैं, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली, मंथली, तो ये टाइम है। अब आपको जो बताना है वो मुझे ये बताना है कि अगर हम इस वाली एक कैंडल को लें, इस वाली एक कैंडल को लें, तो इस कैंडल में जो इंफॉर्मेशन है, दैट इंफॉर्मेशन, अभी ये चल रही है, अभी इसमें 1 मिनट रहता है बाय द वे। ठीक है, तो ये जो एक कैंडल है, इस कैंडल का जो रिलेशन है वो 5 मिनट के हिसाब से है। क्यों हमने 5 मिनट सेलेक्ट किया है? इट मींस इस कैंडल से 5 मिनट का मतलब यह है कि 5 मिनट में ये कैंडल यहां से ओपन हुई थी, यहां से ओपन हुई थी, सबसे हाईएस्ट प्राइस इसने ये वाली लगाई, सबसे लोएस्ट प्राइस इसकी ये है, और अब ये क्लोज करने पता नहीं कहां पे क्लोज करती है। ठीक है, लेकिन ये किसके हिसाब से है, 5 मिनट के हिसाब से। तो अब मैं आप में से एक बंदे से पूछता हूं कि ये जो 3 कैंडल्स हैं ये कितनी देर में बनी है, 1 2 3, जो पुराने हैं वो नहीं बोले, सीरत वगैरह अजान वगैरह ये नहीं बोलेंगे, जो नए हैं वो बताएं। ये 3 कैंडल कितनी देर में बनी है, एक कैंडल, हाँ, 15 मिनट में। तो ये क्या है, और ये फातिमा के काम देखो, फातिमा 15 मिनट में, 15 मिनट्स में। क्यों, एक कैंडल का जो टाइम लाइन है वो कितनी है, 5 मिनट है। 5 मिनट में एक कैंडल अप डाउन एंड क्लोज। अब ये देखो, ये 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, अब ये क्लोज हो गई है। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल छोटी सी इसने विक छोड़ी है और ये अंदर क्लोज हो गई है। ठीक है, अब ये न्यू कैंडल बनना शुरू होगी उसके बिल्कुल साथ। ठीक है, तो अब यहां से ये स्टार्ट हुई है, जहां से वो खत्म हुई वहीं से ये स्टार्ट हुई, अब ये ऊपर जा रही है। अगर ये ऊपर जाती रहेगी तो ऑब्वियसली ग्रीन कैंडल बनेगी, अगर ये यहां से नीचे गिरेगी तो ये रेड कैंडल बनेगी। ठीक है, लेकिन अभी जो बताना का मकसद है वो ये क्या है कि ये 5 मिनट। अच्छा, अब मैंने ये चार्ट कर दिया 15 मिनट का। ठीक है, अब मैंने चार्ट कितनी देर का कर दिया, 15 मिनट का। तो अब आपने मुझे ये बताना है, 1 मिनट जरा, मैं जरा ड्राइंग अपनी मिटा लूं, 15 मिनट्स। अब आपने मुझे ये बताना है कि कैंडल नंबर 1 2 एंड 3, ये 3 कैंडल है, ये कितनी देर में बनी होनी चाहिए, 45 मिनट्स में। इस कैंडल में क्या इंफॉर्मेशन है हमारे लिए, इस कैंडल में हमारे लिए क्या इंफॉर्मेशन है, इस कैंडल में क्या इंफॉर्मेशन है कि ये प्राइस यहां से स्टार्ट हुई, इसका लो बिल्कुल यही था, इससे ज्यादा नीचे नहीं ये गिरी, टॉप पे गई, यहां पे क्लोज किया। अगर हम इसको देखें तो ये 1.636 से ओपन हुई, 1.6372 से ये जाके ये क्लोज हुई, और टॉप इसका जो था वो 1.63685 था। राइट, तो क्योंकि मार्केट कम प्राइस से स्टार्ट हुई, ज्यादा पे जाके खत्म हुई, इसलिए ये ग्रीन कैंडल बनी। ये क्लियर होगी बात, ये बात क्लियर हो गई है। तो इस तरह आपको ये पता चला कि टाइम का एंड प्राइस का एक रिलेशनशिप है, टाइम का एंड प्राइस का एक रिलेशनशिप है, एक राबता है, एक इनका आपस की एक एसोसिएशन है। अब हमने किस टाइम स्केल पे काम करना है,
ठीक है, तो इसमें अब आपको ये बता दूं कि हमारे पास जो रिटेलर्स होते हैं वो चार के तरह के होते हैं। ठीक है, इसको मैं चार तरह के रिटेलर्स होते हैं। ठीक है, चार तरह के रिटेलर्स। सबसे पहले आते हैं स्कैल्पर्स। ये जितने भी स्कैल्पर्स होते हैं ये हमेशा 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा देख रहे होते हैं? 1 मिनट का चार्ट, 3 मिनट का चार्ट और 5 मिनट का चार्ट, ये इनका टाइम फ्रेम होता है। इस टाइम फ्रेम पर ये लोग अपनी जो है वो ट्रेड कर रहे होते हैं। उसके बाद आते हैं इंट्राडे। इंट्राडे ट्रेडर जो होता है वो हमेशा 15 मिनट, 30 मिनट एंड 1 आवर वो ये देख रहा होता है। ठीक है, वो इसको एक, अब इसका मतलब क्या है? स्कैल्पर्स की जो ट्रेड है वो कितनी देर की होती है? फ्यू मिनट्स की। फ्यू मिनट्स, थोड़े अभी बाय किया, 3 4 5 मिनट बाद प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, निकल गया ट्रेड में से। ठीक है, तो ये होती है स्कैल्पर की ट्रेड। ठीक है, इंट्राडे की पूरा दिन, सुबह ट्रेड लगाई, शाम तक चली, शाम को बंद करके चले गए। तीसरे नंबर पे इसमें आते हैं स्विंग ट्रेडर्स। ठीक है जी, स्विंग ट्रेडर्स हमेशा क्या देख करते हैं? स्विंग ट्रेडर्स H4 का, 4 आवर का और इसके साथ डेली का, एक दिन का और 4 आवर का। तो ये हमेशा क्या होता है? स्विंग ट्रेडर्स मोर देन 1 डे। ठीक है, मोर देन 1 डे, इनकी ट्रेड जो है वो मोर देन 1 डे चलती है। ठीक है, उसके बाद कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स, जिनकी ट्रेड जो है वो क्या चलती है? महीनों, वीक्स चलती है, वीक्स एंड मंथ्स, राइट? तो उसको वो क्या कौन सा चार्ट देख रहे होते हैं? वो 1 वीक का चार्ट देख रहे होते हैं एंड मंथ का चार्ट देख रहे होते हैं। ठीक है, इनको हम पोजिशनल ट्रेडर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोजिशनल ट्रेडर्स भी कहते हैं। ठीक हो गया, तो अब हमने क्या करना है? हमने क्या बनना है? हम ये तीनों पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे। क्या हो गया बदतमीज? ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये तीनों हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, काफी है इतना कि आगे चलें? हमने तकरीबन 1 आवर 15 मिनट्स नॉन स्टॉप किया। काफी है, काफी है। मोर, लॉन्ग टर्म भी सेम ही काम करते हैं या डिफरेंट होता है? क्या मतलब लॉन्ग टर्म? ये पुराने जो नशेई है ना वो कह रहे हैं कंटिन्यू करें, नयों का भी ख्याल करें ना आप लोग। हाँ, नए लोगों का भी तो ख्याल करें। ये सर लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी अलग होती है या बाकी जैसी होती है? होती तो एक जैसी है लेकिन उसके लिए कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए होता है। जितना कि हमारे पास होता है उसके हिसाब से नहीं ये काम करता। कैपिटल के हिसाब से है ना आमिर। कैपिटल जितना आपके पास कैपिटल ज्यादा है उतना आप लंबा ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं ना। जितना आपका कैपिटल ज्यादा उतनी देर आप ज्यादा, क्योंकि देखो मार्केट कभी भी, एक बात ध्यान में रखनी है आप सबने कि मार्केट कभी भी ऐसे नहीं जाती है, ऐसे 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 नहीं। मार्केट कभी नीचे आती है, कभी ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, कभी फिर नीचे गिर जाती है, फिर ऊपर जाना शुरू कर देती है। ठीक है, तो इस तरह मार्केट हमेशा ऐसे ऊपर जाती है। ओके, तो जब मार्केट ऐसे ऊपर जा रही होती है तो हमने क्या करना होता है कि हम, अब देखो अगर मेरा अकाउंट छोटा है, ठीक है, मेरा अकाउंट छोटा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे एनालिसिस जो थे, मेरा टेक्निकल एनालिसिस, मेरा फंडामेंटल्स और मेरे सेंटिमेंट ने मुझे बताया कि यार मार्केट यहाँ से ना बुलिश है,
मार्केट ऊपर को जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी ट्रेड यहां से प्लेस कर दी। ठीक है, मैंने यहां से अपनी ट्रेड प्लेस कर दी। ओके, मेरा अकाउंट है $200-300 का, $200-300 मेरे अकाउंट में है। तो मैंने यहां से मार्केट, और मैंने क्या किया, आप हमेशा रिस्क लेते हैं ना, एक अकाउंट के ऊपर रिस्क लेना होता है, वो भी आपको समझाऊंगा, अभी नहीं, वो भी आपको समझाऊंगा कि आप 3% तक रिस्क ले सकते हैं। अब 300 का 3% कितना होता है? 30। ठीक है, तो आपने 30 जहां पे बनता है वहां पे अपना एक स्टॉप लॉस रख देना है। ठीक है, वहां पे आपका एक स्टॉप लॉस पड़ा है। ठीक है, आपने ये कहा कि एक आपने टीपी रखना है। टीपी क्या होता है? टेकिंग प्रॉफिट। कि अगर मार्केट इस पॉइंट तक आ गई, इस पॉइंट तक आ जाए, तो मेरी ट्रेड को खुद ही क्लोज कर देना। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने यहां से मार्केट को स्टार्ट लिया, आपने यहां से उसकी बाइंग स्टार्ट की, और यहां पे मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, और इसने यहां से एक आपको टीपी दे दिया, और यहां से आपकी ट्रेड खत्म हो गई। ठीक है, इसमें आपको 20 पाउंड बच गया, $15 बन गया, $30 बन गया, वो लॉट साइजेस हम पढ़ेंगे सारा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इमेजिन करो कि आपका अकाउंट है $300 का। ठीक है, आपने स्टॉप लॉस भी नहीं रखा हुआ। ठीक है, आपने स्टॉप लॉस भी नहीं रखा हुआ, मार्केट ऊपर गई, यहां तक गई, उसके बाद फौरन मार्केट नीचे गिर गई। अब अगर आपका 300 का अकाउंट है तो वो यहां पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये लॉस भी तो देखना है ना आपने। तो ये जीरो हो गया, अकाउंट वॉश हो गया, और कई लोगों के होते भी हैं। ठीक है, शायद इधर ग्रुप में भी कई बैठे होते हैं जिनके हुए हों, जो पुराने कर रहे हैं, उसने बैठा हुआ है। ठीक है, तो वो जब आपने मैनेजमेंट नहीं की, रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया, लालच में पड़ गए, तो फिर क्या हुआ कि आपका अकाउंट जो है वो जीरो पे चला गया। अब अगर यही आपका 3 लाख का अकाउंट तो हो सकता है अब आपकी जो होल्डिंग पावर है इस ट्रेड को होल्ड करने की, हो सकता है कि ये ट्रेड आप होल्ड कर रहे हो, और ये ट्रेड सपोज यहां तक जाती है माइनस से $1000। ठीक है, $1000 तक माइनस जाती है, और उसके बाद इसमें एक बुलिश पंप आता है, और ये जो है वो $3000 ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो अब क्योंकि आपके पास बड़ा कैपिटल था, तो आपने $1000 का लॉस 3000 के ऊपर, 3 लाख का या 30,000 का जो अकाउंट होगा, उसका 3% जो है वो ज्यादा बनेगा ना, उसका 3% ज्यादा बनेगा, तो उसमें उतनी होल्डिंग पावर ज्यादा है, तो इसलिए वो ज्यादा देर तक अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकता है और बड़ा प्रॉफिट ले सकता है। लेकिन अगर 200-300 है तो आपने अपने अकाउंट का 3% लॉस कर सकते हैं ना, क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा करेंगे, अगर आप 3% से 3%, मैं तो 3% से ऊपर नहीं जाता, अगर 3% से ज्यादा करेंगे तो फिर क्या होगा, 4-5 ट्रेड्स लगेंगे। अच्छा, इसमें एक और बात समझिए, सबसे बड़ा झूठ जो इस पूरी दुनिया में है ना, या इस मार्केट में, ट्रेडिंग की दुनिया में, कि जी हमारा लॉस नहीं कभी होता, ये सबसे बड़ा झूठ है। ये नहीं हो सकता कि आपका लॉस ना हो। इसमें अगर आप, अब ये जो हमने रिपीटेटिव पैटर्न्स पढ़े हैं, ये जो ऊपर हम पढ़ रहे थे, किधर गया, ये वाले, ये जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है, इन रिपीटेटिव पैटर्न को क्यों उन्होंने रिकॉर्ड किया, इन रिपीटेटिव पैटर्न्स के ऊपर उन्होंने क्यों काम किया? इसलिए नहीं काम किया कि ये हर दफा चलते हैं। उन्होंने ये कहा, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को पढ़ें प्रॉपर और टेक्निकल एनालिसिस को स्पेशली देखें, तो उन्होंने कहा कि ये जो पैटर्न है वो 70-80% ऑफ द टाइम सेम काम करते हैं। इसमें भी 20% का रिस्क है कि 20% हो सकता है ये इसके अगेंस्ट काम करे। फॉर एग्जाम्पल, आपका फंडामेंटल भी आपको ये कह रहा है, और टेक्निकल भी, सॉरी, टेक्निकल आपको ये कह रहा है और सेंटिमेंट आपको ये कह रहा है कि मार्केट ने बुलिश जाना है। अचानक ट्रंप का ट्वीट आया, अंकल ट्रंप ने कहा कि जी हम तो ना ईरान पे हमला करने लगे हैं, फॉर वट एवर रीजन। ठीक है, और उधर से क्या हुआ कि ऑयल की कीमतें बढ़ गई। अब जब ऑयल की कीमत बढ़ी, यूएसडी की कीमत को कुछ हुआ, उसमें भी फ्लक्चुएशन आई। लोगों ने जो है वो देखा कि यार अब प्रॉफिट ज्यादा जो है वो गोल्ड में नहीं है, अब गोल्ड में नहीं है, तो गोल्ड से निकलो, ऑयल में जाओ। क्यों? ऑयल की मार्केट ऊपर जा रही है, तो हम क्यों ना ऑयल बाय करें, क्योंकि अब जंग लग गई है, तो ऑयल इज वन कमोडिटी जो हमेशा ऊपर जाती है। तो उन्होंने अपना पैसा गोल्ड से निकाला और इसमें डाल दिया। अब आपका फंडामेंटल जो है वो चेंज हो गया, टेक्निकल सेम कह रहा है, टेक्निकल कह रहा है मार्केट ऊपर जानी चाहिए। आपका जो सेंटिमेंट एनालिसिस 70% ट्रेडर बाय करके बैठा हुआ है। अब आपको ये सारा कुछ पता है, हर चीज पता है, लेकिन जैसे जियोग्राफिकल सिचुएशन चेंज हुई, पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हुई, ट्रंप का ट्वीट आया, मार्केट ने नेगेटिव रिएक्ट किया और आप नीचे गिर गई मार्केट। अब ऐसे में
आपने तो अपने एनालिसिस के ऊपर ट्रस्ट करके अपनी ट्रेड प्लेस की थी, लेकिन अब क्या हुआ, अब एक अचानक एक ऐसी सिचुएशन आई, या अचानक एक ऐसा डाटा आ गया, एक ऐसी न्यूज आ गई जिसने इंपैक्ट कर दिया मार्केट को। अब अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस मार्केट ने ऊपर जाना था, लेकिन क्योंकि वो न्यूज आ गई तो क्या हुआ, मार्केट नीचे गिर गई। अब इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है, इसमें अब रिवेंज नहीं लेना कि जी ये क्या हो गया। अब इसमें यह है कि इसीलिए स्टॉप लॉस होता है, इसीलिए स्टॉप लॉस होता है कि आपने अपने अकाउंट का 3% मार्केट को दे सकते हैं कि जी अच्छा चलो, अगर मैंने एक ट्रेड बाय किया अपने सारे एनालिसिस करने के बाद, अगर इन सारे एनालिसिस को करने के बाद मेरी मार्केट ऊपर जाने की बजाय नीचे आ जाती है, तो मेरा ये इतना मैं सिर्फ नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूं। ट्रेडर की मैं आपको एक साइकोलॉजी भी बताता हूं। ट्रेडर दुनिया का वो बंदा है जो अपनी नॉर्मल लाइफ में भी इस चीज को बड़ा अप्लाई करता है। वो हर चीज में अपने लॉस को कैलकुलेट करता है। ये मैं आपको बड़े पते की बात बता रहा हूं। वो हर चीज में, वो रिलेशंस में भी अपना लॉस देखता है, प्रॉफिट लॉस जिसको हम बोलते हैं, राइट। वो कहता है अच्छा यार ये मेरा ताल्लुक है ना, मैं इस हद तक इसके नीचे लग सकता हूं, मैं इस हद तक इसकी बात मान सकता हूं, अगर ये इससे नीचे गिरा तो मैं वहां से निकल जाना है, मैंने वहां से एग्जिट कर देना है, दैट्स इट, मेरी तरफ से खत्म। ये साइकोलॉजी है। इसी तरह मार्केट में क्यों, क्योंकि वो मार्केट में ये करते हैं। ठीक है, मार्केट में भी क्या है, मार्केट में भी आपने यही करना है। आपने अपना एक लॉस दिमाग में रखा हुआ कि यार मेरे अकाउंट का 3% है, ये नहीं सोचते रहना। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, देखें कई लोग क्या करते हैं, ये मार्केट चल रही है, अब उन्होंने यहां से बाय किया, ठीक है, ये यहां पे उसने बाय किया। एक मिनट आमिर, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूं। यहां से उन्होंने बाय किया, यहां तक चले गए, ठीक है, मार्केट थोड़ी नीचे आई, उन्होंने यहां पे सपोज स्टॉप लॉस रखा हुआ है, यहां पे उनका स्टॉप लॉस है, ठीक है। अब मार्केट के फंडामेंटल्स हमें पता है, हमें टेक्निकल्स का पता है, हमें सेंटिमेंट का पता है, हमें 100% श्योर है कि मार्केट ने ऊपर ही जाना है, ठीक है, अपने एनालिसिस की बेस के ऊपर, राइट। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखा हुआ है, राइट। अब क्या हुआ, अब क्यों हमारा एनालिसिस हमें बता रहा है कि मार्केट ऊपर जानी है, हमने 3% प्रॉपर मैनेजमेंट की हुई है, 3% स्टॉप लॉस रखा हुआ है। वो जैसे ही देखा कि अच्छा यार मार्केट यहां तक ऊपर गई है, तो यहां पे उन्होंने कुछ भी बुक नहीं किया, कोई प्रॉफिट बुक नहीं किया, बल्कि क्या हुआ कि मार्केट ऐसा ऐसा नीचे आना शुरू हो गई। अब जैसे ही मार्केट नीचे आना शुरू हुई ना, इसने कहा ओए ये तो मेरा स्टॉप लॉस खाएगी, ये मुझे 3% का लॉस देगी, ये मुझे 3% का लॉस देगी। तो उसने क्या किया, उसने ये किया, उसने अपना ये स्टॉप लॉस उठाया, नीचे रख दिया। मार्केट ने थोड़ा सा और ऊपर गई, ऐसे थोड़ा सा और ऊपर गई, और उसने फिर नीचे आना शुरू कर दिया। अच्छा, अब इसने को फिर हौसला हो गया, इसने कहा देखो ना मार्केट ऊपर जा रही है, तो उसने यहां से स्टॉप लॉस उठाया, उसने नीचे और कर दिया, उसने और ऊपर, मार्केट ऐसे करती करती और आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे स्टॉप लॉस, उसने कहा लो ये देखो ना ये स्पाइकें बन रही हैं, देखो ना ये हमें मैसेज मिल रहा है, सिग्नल मिल रहा है कि मार्केट ने तो ऊपर ही जाना है। ऊपर से हमारे सारे एनालिसिस हमें यही कही जा रहे हैं, और ऊपर से क्या हुआ, मार्केट और थोड़ा सा नीचे आ गई। अच्छा, उसने स्टॉप लॉस उठाया, यहाँ पे रख दिया। अब मार्केट फिर थोड़ा सा उसको हौसला देती है, फिर थोड़ा सा हौसला देती है, फिर थोड़ा सा हौसला देती है, फिर आती है। अब वो यहां पे ट्रेड नहीं काट कर रहा, वो क्या कर रहा है, अपने स्टॉप लॉस को नीचे बढ़ाई जा रहा है। एंड पे क्या होता है, मार्केट उसको फिर हिट करती ही करती है, और जब वो हिट करती है तो क्या होता है, अकाउंट जीरो, अकाउंट वॉश, एंड यू आर नॉट मोर इन ट्रेडिंग। अब आपको अपना नया बैलेंस लेके आना पड़ेगा अपनी फैमिली से या अपने रिसोर्सेज से। लेकिन अगर अब आपने मार्केट से जंग तो नहीं करनी, मार्केट है ना, किसी की तो नहीं है, मार्केट से जंग नहीं करनी। अब आपने क्या करना है, अब अगर आप समझदार हो तो आप यहां से मार्केट से निकल जाएं। 3% का लॉस कितना हो जाएगा, अगर 300 पाउंड का अकाउंट है तो 30 पाउंड हो गया लॉस। ये इतनी देर जो आपने अपना दिमाग खराब किया, इतनी देर जो आपने अपना दिमाग खराब किया, मार्केट नीचे चलेगी, हाई नीचे चलेगी, स्टॉप लॉस नीचे करो, नो और नीचे करो, और नीचे करो ना। जब आप इसके साथ खेलते जाएंगे तो ये आपके साथ खेलती चली जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे आपने अपना लॉस कट कर दिया होता, ठीक है, तो एक तो आपका मेंटली पीस आपको रहता, आप सुकून में रहते कि अच्छा यार ठीक है, दैट्स फाइन, गुड इनफ, मार्केट ने मुझे लॉस करना था कर दिया। एक दिन में 3 से ज्यादा ट्रेड ना करें, 3 ट्रेड करें। शुरू शुरू में आपको ऐसे लगेगा यार अच्छा मैं ट्रेड कर रहा हूं ना, तो मुझे जैसे मार्केट मेरे फेवर में आती है, लॉस हो रहा है तो मैं इतनी इतनी देर वेट कर रहा हूं, और जैसे प्रॉफिट होता है तो मैं साथ ही काट देता हूं कि लॉस ने दोबारा मार्केट नीचे ना चली जाए।
इसको हम डर बोलते हैं, फियर बोलते हैं, ठीक है। तो ये फियर नहीं इस मार्केट में चलता। इसमें आपने अपने एनालिसिस पे रखना है। मैंने एनालिसिस किया, मैंने अपने हिसाब से स्ट्रक्चर पढ़ा, मैंने अपने हिसाब से सेंटिमेंट देखा, मैंने अपने हिसाब से फंडामेंटल न्यूज देख ली सारी। मैंने अपना जहन बना लिया कि यार ये मार्केट आज का बायस जो है, आज के दिन के जो बायस बनता है वो बुलिश है, आज मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए। तो फिर मैंने क्या करना है, मैंने अपने मैनेजमेंट करके 3% के लॉस की मैनेजमेंट करके मैंने अपने अकाउंट के ऊपर ट्रेड लगा देनी है बाय की। अब मैंने नहीं ये देखना, देखो इस मार्केट में एक और बड़ा काम है, सिग्नल्स ले लें जी, इतने पे बाय कर लें, इतने पे सेल कर लें, इतना स्टॉप लॉस रख दे, इतना टीपी रख दे, आपको लॉजिक ही नहीं पता होती, ठीक है। कभी वो हिट हो जाता है, कभी वो मिस हो जाता है। दोनों सूरत हाल में आपका नुकसान है, आप साइकोलॉजी खराब कर रहे हैं। आप सारा दिन फोन हाथ में लेके बैठे रह रहे हैं, अच्छा यार सिग्नल आया, सिग्नल आया, सिग्नल। खुद मछली पकड़ना सीखो। ये देखें ना, आप हम कर रहे हैं ना, एक स्ट्रेटेजिकली लेके चल रहे हैं चीजों को। कल से स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगा। कल हम जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि हाँ जी हाई मार्केट जाती है तो फिर नीचे जब रिट्रेस करती है तो क्या साइंस है, कैसे पता चले कि दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट द मार्केट इज गोइंग टू अचीव फॉर दिस पीरियड, ठीक है। उसके बाद वो स्ट्रक्चर की शेप क्या बन रही है, अच्छा उसको मार्क कैसे करना है, खुद को कैसे समझाना है कि यहाँ पे यार हाई कंफर्म हो चुका है, यहाँ पे लो आ चुका है। कल हम देखेंगे इसको, ठीक है। जब आपको खुद को मछली पकड़ना आ गई, फिर आप 3% रिस्क के हिसाब से आप अपनी ट्रेड रोजाना प्लेस करें, डेली प्लेस करें, ठीक है। आपको 100, 150, 200 पिप्स आपको मिलते हैं, ठीक है, प्रॉफिट के। हमने पिछले सेशन में पिप्स का पढ़ा था। आप वो पिप्स उठाएं अपने, अब मार्केट से फारिग हो जाए, उसके बाद मार्केट ऊपर जाए, मार्केट नीचे गिरे, मार्केट साइड पे चली जाए, जो मर्जी करे भाड़ में जाए, आप अपना 100, 200 पिप जो आपने निकालना है वो आप निकालें और मार्केट से आउट हो जाए, ठीक है। लेकिन जो बंदा इसके साथ लड़ने में पड़ जाएगा वो इसको जीरो कर देगा। क्यों हंसना है, ऐसे ही है। जी सर बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो मार्केट के साथ कोई लड़ाई नहीं चलेगी। रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी, हमें जी कोई बिल्कुल रिवेंज ऐसे ही नहीं लेना इससे। हम अपना प्रॉफिट हमने 100, 200 पिप्स निकालने हैं, वो हमने अपना एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके हिसाब से आपको पढ़ेंगे। सर इट मींस द मार्केट बेस्ड ऑन न्यूज, स्पेकुलेशन इन द मार्केट, हाउ मार्केट रिएक्ट एंड हाउ वी कवर दैट। वो हम जब न्यूज का डाटा आएगा, वो मैं उसके ऊपर जब फंडामेंटल हम तफसील से पढ़ेंगे ना कि किस न्यूज का क्या इंपैक्ट आ सकता है, तो फिर उसमें हम इसको कवर करेंगे। कल हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर मार्क कैसे करना है, ठीक है। हाई कन्फर्म, लो कन्फर्म, हाई शिफ्ट, लो शिफ्ट कैसे होता है, इनसाइड बार्स क्या होती हैं, राइट। तो ये हम कल पढ़ेंगे। कल जरा तैयार होके आइएगा, क्योंकि कल के बेस के ऊपर आपको मैं असाइनमेंट दूंगा। जिस जिसकी असाइनमेंट ठीक होगी, फिर सुन लीजिए, जिस जिसकी असाइनमेंट ठीक होगी वो ग्रुप में रहेगा, जिसकी थोड़ी बहुत 19-20 होगी चल जाएगा, वो हम चला लेंगे। लेकिन जिसका उक्का ही खराब हुआ, जिसको बिल्कुल ही समझ नहीं आई, उसको हम रिमूव कर देंगे। उसकी वजह यह है कि वो साथ चलने का फायदा कोई नहीं है ना, आप अपना भी टाइम जाया करेंगे, बाकियों को भी ड्रैग करेंगे। माई एफ एक्स बुक पे सेंटिमेंट एनालिसिस चेंज होते रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही होता है। नहीं, ये चेंज होता रहता है। ये माई एफ एक्स बुक के पास हर ब्रोकर का डाटा है सीरत। अच्छा बाय द वे, ये बात तुम्हें पहले पता थी? पता थी ये सेंटिमेंट वाली? कभी ध्यान नहीं दिया, सुबह अल्लाह। इसीलिए तो प्रॉफिट हो रहे हैं, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है इसके अलावा जितना आज किया है? कल से हम सीरियस टॉपिक पे चले जाएंगे, कल से हम स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर को देखेंगे, स्ट्रक्चर मार्क करना सीखेंगे, और फिर इंशाल्लाह हम इसको आगे लेके चलेंगे। किसका माइक ऑन हुआ है? अच्छा सर। गुलफान जी। सर मा, मार्केट क्लोज टाइम क्या होता है? ये आप लास्ट सेशन में थे? नहीं सर, नेट की वजह से नहीं ज्वाइन कर पाए। ठीक है, लेक्चर रिपीट किया था? जी जी किया सर। उस पे वो मैंने नहीं बताया था? सेक्शन सर याद नहीं। ये आपका सेशंस का टाइम है, जी सर। ठीक है। यहाँ से जाके देख लेना कितने जी बजे जी बात सर। होती है। जी जी सर। ठीक है, थैंक यू सर। जी, क्रिप्टो से कितनी डिफरेंट है? बहुत डिफरेंट है क्रिप्टो से। क्रिप्टो
स्ट्रक्चर सेम ही होता है यार, स्ट्रक्चर का नहीं कोई इतना डिफरेंट है, स्ट्रक्चर सेम होता है, बस इसमें ऑब्वियसली उसका जो एनालिसिस है वो ऑन चेन एनालिसिस है, उसके सेशंस हैं वो मैं आपको दे दूंगा। तो थोड़ा बहुत इसको क्रिप्टो को भी देख लेंगे एंड के ऊपर जाके, लेकिन असल मार्केट ये है, क्रिप्टो इज समवट, मैं एग्री नहीं करता उससे, पता नहीं क्यों, मतलब समझ नहीं आती, हालांकि मैं कोई इतना अगेंस्ट भी नहीं हूँ, लेकिन मैं उससे एग्री नहीं करता। लेकिन सर क्रिप्टो में ये है कि आपके जो कॉइन्स हैं उनकी वैल्यू डाउन चली जाती है, जीरो चली जाती है। आपके पास तो होते हैं लेकिन वो जीरो भी हो जाते हैं, फिर वो वापस भी नहीं आते। बात यही होगी ना, तो वो आपके पास हों भी, वो फिर वही वो कहते हैं ना, फूफी ने मुच्छा रखियां होंगी तो चाचा चाचा कहते उन्होंने, ठीक है, जो उस हुए का पास क्या फायदा जिनको हम कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये ट्रेडिंग टोटल एक्सचेंज रेट में डील करती है, क्वेश्चन रीफ्रेज करो, ये ट्रेडिंग टोटल एक्सचेंज रेट में डील करती है या हम गोल्ड में भी डील करेंगे? नहीं, हम ज्यादा, मैं तो इमरान गोल्ड में करते हैं हम लोग गोल्ड, क्योंकि गोल्ड की मार्केट एक ऐसी मार्केट है कि जिसके ऊपर एनालिसिस सही काम करता है, मतलब बाकी करेंसी पेयर्स में मैं आपको बताऊंगा किस किस करेंसी पेयर में ये एनालिसिस जो है वो सही काम करता है, कुछ में करता है कुछ में नहीं करता, तो वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो प्राइमरीली है वो गोल्ड के ऊपर ये ज्यादा अच्छा डील करता है, ठीक है। जी सिराज भाई, कुवैत वालों, सो हैं कुवैत वाले। सर मैंने पूछा था स्टॉप ऑर्डर्स और पेंडिंग ऑर्डर समझा दें। हाँ, पेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पेंडिंग से क्या मुराद है, बताएं, आप खुद बताएं आज, आपको क्या समझ आई थी लास्ट टाइम, फिर मैं वहां मतलब से इसमें आपको जी बताएं। मतलब किसी मखसूस पॉइंट को अगर टच कर रहा होता है तो हम्म, उस वक्त जो है हम एक वहां पर एक पेंडिंग ऑर्डर लगा देते हैं कि इस पर जो है मार्केट आके मेरे ऑर्डर को पिक कर ले। आपने नोट्स बनाए थे लास्ट टाइम, जी सर, लास्ट क्लास के बनाए थे मैंने। तो फिर उनको उसमें आपने, आपको मैंने पेंडिंग ऑर्डर्स का सारा लिखवाया था, वो आपने क्या लिखा था जरा पढ़े ना वो। सर इसमें एनालिसिस किया जाता एनालिसिस को छोड़ें, पेंडिंग ऑर्डर का बताएं ना, एनालिसिस तो अब हम खत्म हो गई ना एनालिसिस वाली बात, पेंडिंग ऑर्डर बताएं कि आपने लास्ट टाइम नोट्स में क्या लिखा था, वो मैं थोड़ा सा देखना चाह रहा हूँ। लास्ट टाइम आपने स्टॉप ऑर्डर का पहले बताइए, या पेंडिंग ऑर्डर का बता दीजिए, क्या आपने क्या लिखा था, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ मुझे पता तो चले ना कि किस वजह से ये आपको कंफ्यूजन हो रही है। आप बता रही हैं। सर जो किसी भी चीज की जो कोई प्राइस है किसी टाइम पर, हम्म, तो अगर जो है उस प्राइस से जो है मतलब किसी मखसूस पॉइंट को अगर हम मतलब हम अपना एक मखसूस पॉइंट रख लेते हैं, अगर हम्म, उस पॉइंट को टच कर रही होती है और हम वहाँ पर ऑलरेडी एक ऑर्डर लगा देते हैं कि अगर इस ऑर्डर पर को टच ये है करे तो मेरा। हमारा जो ऑर्डर जो है वो पिक कर ले हम्म, मार्केट। एक पेंडिंग ऑर्डर होता है, मतलब ऑर्डर पहले से लगा दिया जाता है। हाँ, तो समझ क्या नहीं आई इसमें। सर समझ ये नहीं आ रही मुझे कि जैसे आपने एक स्टॉप ऑर्डर बताया था और एक पेंडिंग ऑर्डर बताया था, हम्म, तो उसके अंदर मुझे समझ ये नहीं आ रही कि जब स्टॉप ऑर्डर में आपने ये कहा था कि इसके अंदर मार्केट जो है वो करंट प्राइस प्राइस से जब नीचे जा रही होती है तो सेल ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देते हैं। हम्म, तो जब वो नीचे जा रही है हम्म, तो स्टॉप ऑर्डर में, तो सेल ऑर्डर को हम जब एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें हमें फायदा तो नहीं होता। हम्म, करंट प्राइस से जब वो नीचे की तरफ जा रहा है, उसकी प्राइस नीचे ही जा रही है, हम्म। तो वो हमें फायदा तो नहीं होगा, वो तो हमें नुकसान हो रहा है। अब सुनो गौर से सुनो, ठीक है, बिल्कुल अपना दिमाग खाली करो और गौर से सुनो। देखो, मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, ये गौर से देखें, मार्केट ऊपर जा रही है,
थोड़ा सा नीचे आई, फिर ऊपर गई। मेरा एनालिसिस है, मैंने एनालिसिस किए हैं, मुझे ये पता है कि अगर मेरी मार्केट इस पॉइंट पे, ये रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, ठीक है, सपोर्ट पड़ी हुई है, सॉरी, ये सपोर्ट पड़ी हुई है, अगर ये मार्केट ऊपर जाती है, कोई भी कैंडल इस पॉइंट को ब्रेक करती है और उसके बाद दोबारा इसी पॉइंट को टेस्ट करेगी, तो यहां से ये मार्केट दोबारा ऊपर ही उठनी है। अब ये आपको कब पता चलेगा, पहले गौर से सुनो, ये तब पता चलेगा जब आपके ये तीनों चारों एनालिसिस जो हमने अभी बात की है, जब ये आपको सारे दिमाग में आपके होंगे। ठीक है, अभी आपको नहीं पता, अभी सिर्फ ये पढ़ना है कि पेंडिंग ऑर्डर क्या है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये लगा दिया कि अब मार्केट फिलहाल यहाँ पे फेर रही है, यहाँ पे फेर रही है मार्केट। तो मैंने कहा कि यार अगर इस मार्केट ने इस पॉइंट को टच किया ना, तो ये दोबारा ऊपर ही जाएगी ये मार्केट। तो मैंने यहां पर एक ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए पेंडिंग पे लगा दिया कि अगर प्राइस इस पॉइंट को टच करे तो मेरा बाय का ऑर्डर उठ जाए। इसको इन्वर्स कर लो तो सेल का, ठीक है, इसी को रिवर्स कर लो तो सेल का। ये इसको हम बोलते हैं पेंडिंग, जिसमें क्या होता है कि प्राइस करंट प्राइस से नीचे कोई प्राइस होती है, जो हमें पता होता है कि ये इसका वो पॉइंट है जहां पे कोई ना कोई एविडेंस हमें मिला हुआ है कि यहां से अगर मार्केट ने इसको टच किया तो ये मार्केट की जो है वो अपर जो मूवमेंट है वो स्टार्ट होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि हमने एक पेंडिंग ऑर्डर लगाया है, अल्दो मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है। इसका फायदा भी सुन लीजिए। आज चले, आज हमने स्टॉप लॉस की भी बात की है ना, कि स्टॉप लॉस क्या होता है। अगर आप इसी जगह से बाय कर लें, तो अगर मार्केट रिट्रेस करने आएगी, आपका स्टॉप लॉस यहां पे पड़ा होगा, तो आपका जो लॉस है वो यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक होगा। लेकिन अगर आपके एविडेंस से आपको पता चला कि यार यहां तक ये मार्केट रिट्रेस कर सकती है, तो फिर अब आपने ऑर्डर यहां से एग्जीक्यूट किया, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो सिर्फ इतना होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट, इससे आप अपने रिस्क को मैनेज करते हैं, राइट। तो इसको बोलते हैं पेंडिंग ऑर्डर। क्या कि प्राइस अपर पॉइंट पे है, हायर पॉइंट पे है, लोअर पॉइंट से हमने बाय किया, तो ये इसको हम बोलते हैं हमने पेंडिंग एक ऑर्डर लगा दिया कि अगर प्राइस इसको टच करेगी तो प्राइस दोबारा ऊपर जाएगी, तो दिस इज कॉल्ड माय पेंडिंग ऑर्डर। स्टॉप ऑर्डर क्या है, स्टॉप ऑर्डर में ये होता है कि मार्केट की एक ही डायरेक्शन है, मार्केट इज गोइंग इन वन डायरेक्शन विच इज बुलिश, ऊपर जाई जा रही, ऊपर जाई जा रही, ऊपर जाई जा रही है, कोई मौका नहीं दे रही कि ये नीचे आए तो मैं इसको बाय करूं। हर दफा एक हायर हायर हाई बनाती है और उसके बाद फिर हायर हाई बनाती जाती है, वो हाई शिफ्ट करती जा रही है, हाई से हाई जाती जा रही है, जो अगला लोअर हाई बनाती जा रही है। ठीक है, लोअर हाई बनाती जा रही है, जो नीचे वाली लाइन है वो किसी मौके पे आपको बैठने की जगह नहीं दे रही। तो आप क्या करते हैं, आप ये कहते हैं कि अच्छा यार ये मार्केट अगर अब ऊपर है ना, तो यहां से मैं जो है ना इसका एक स्टॉप ऑर्डर लगा देता हूं कि अगर मार्केट ने यहां पे चली गई तो यहां से मुझे भी अपनी गाड़ी में बिठा ले। ठीक है, इस पे भी क्या होता है कि आपके एनालिसिस होते हैं। अगर आपके एनालिसिस आपको कंफर्म कर रहे हो कि यार ये मार्केट अब रिट्रेस करने नीचे नहीं आएगी, इसने बस ऊपर के ऊपर ही जाते जाना है, तो आपने फिर क्या करना होता है कि जहां से भी मार्केट को पकड़ना है वहां पे आपने एक स्टॉप ऑर्डर लगा देना है कि जी अगर मार्केट इस पॉइंट को टच कर गई, मतलब देखो ना, कई जगहों पे ऐसे होता है कि हमें हमारा एनालिसिस बता रहा होता है कि ये जो पॉइंट है ना, फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट तक अगर इफ मार्केट ने इस पॉइंट को ब्रेक कर दिया, एक कैंडल ने इस पॉइंट को ब्रेक कर दिया, तो बहुत चांसेस हैं, बहुत चांसेस हैं, सॉरी इसको ग्रीन अप कर दो, तो बहुत चांसेस है कि मार्केट जो है वो क्या करेगी, मार्केट ऊपर ही जाएगी। ठीक है, मार्केट क्या करेगी, ऊपर ही जाएगी। तो क्या होता है, अब ये हमें नीचे आने का तो मौका नहीं दे रही ना मार्केट, तो जब ये हमें नीचे आने का मौका नहीं देगी, तो फिर हम क्या कर, जब ये हमें नीचे आने का मौका नहीं दे रही, तो अब या तो हम इस मूव को जाया कर दें, ठीक है, या तो हम इस मूव को जाया कर दें, या हम क्या करें, या हम क्या करें कि हम अपना, मार्केट अभी इधर फेर रही है, इस पॉइंट पे मार्केट, इस पॉइंट पे मार्केट फेर रही है, तो मैं कहता हूं कि यार अगर ये मार्केट यहां तक आ गई ना, इसने ये वाला पॉइंट ब्रेक कर दिया, तो फिर देर इज नो चांस कि ये मार्केट नीचे रिट्रेस करके ऊपर जाए, बल्कि इसने ऊपर के ऊपर, ऊपर से ऊपर ही निकलते जाना है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम स्टॉप ऑर्डर यूज करते हैं कि अगर यहां तक मार्केट आ गई, इस पॉइंट को मार्केट ने ब्रेक कर लिया, तो हमारा एक ऑर्डर पकड़ लेना और इसको लेके फिर ऊपर चले जाना। ठीक है, अगेन रिस्क मैनेजमेंट के साथ। क्लियर है जी? जी।
शुक्र शुक्र है। तुम्हें समझ आ गई तो दुनिया आदि को समझ आ गई। हाँ जी। और किसी को कोई मसला अभी तक का जो हमने किया है? क्रैशेस फ्रॉम ग्रीस, आप लोगों में को समझ आ रही है कि नहीं? हर चीज क्लियर है सर। क्लियर है? अरमान की तरह साथ ही है? सोफिया, वेर इज अरमान? जी साथ ही इधर। अच्छा अच्छा, ठीक है जी ठीक है, लहदा लहदा बैठे हो, सही है, जी लड़ाई नहीं हुई? चलो ठीक है, माशाल्लाह। कल से स्ट्रक्चर, कल की क्लास मिस ना करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। उसको कल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि कैसे इसको चलाना है। तो इंशाल्लाह अपनी तरफ से कोशिश होगी जितना समझ आती है उतना का आपको समझा दिया जाए। बाकी आप भी मेरे लिए दुआ किया करें। तो बाकी यही सारी बातें हैं, और तो कोई इतना इसमें खास नहीं है।